ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू हो तो बड़ा मजा आता है उसमें, क्योंकि स्पेशली मैं वो नसर साहब का जो पढ़ना शुरू किया तो उसमें असल में जो असम्पशंस है ना वो बड़ी धमाके खेज हैं, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल जो जब वो अटैक करता है ना उसको एक ही फंडामेंटलिज्म और ऑर्थोडॉक्सी और मॉडर्निज्म उसको एक ही उसको लपेट में जब लाके वो थप्पड़ मारते हैं तो वो फिर बड़ा अजीब सा लगता है। तो हर जो फैक्शन है वो उससे थोड़ा सा हर्ट होता है। मॉडर्निस्ट अलग हर्ट होते हैं, फंडामेंटलिस्ट अलग हर्ट होती हैं और ऑर्थोडॉक्स अलग हर्ट होते हैं। इसमें बहुत गुंजाइश है। तो ये जो डेफिनेशन है ना ट्रेडिशंस की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं वो प्रोलॉग से आई वाज क्वाइट फैसिनेटेड कि बाकी लोग उसको किस तरह हजम करते हैं। तो मैं तो ओपन माइंड के साथ सब देख रहा हूँ, लेकिन जो लोग इसमें काफी एम्बेडेड है, उन्होंने अपना बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो मैं ख्याल में इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू इसमें काफी मतलब आप उसमें भी काफी आप मतलब एक काफी चला था। मैंने तो सारा फॉलो नहीं किया, बाद में भी चलता रहा है। वो तैमूर साहब बता रहे थे वो शायद कोई और फोरम है जिसपे डिस्कशन होती है, मगर क्लास में भी, हाँ जी, वो क्लास वाला में भी वो थोड़ा सा वो ना वो डाइवर्ज हो गया था। वो आई डोंट थिंक इट वाज द राइट थिंग। उस बाय बैक इट वाज नॉट रियली रिलेटेड टू ट्रेडिशन। वो था, उससे शुरू हुआ, फिर कहीं वो डिरेल हो गया। हाँ, तो क्लास में भी कुछ ऐसा हो रहा था, मुझे लग रहा था कि कुछ इस तरह हो रहा है कि या तो वही आप वाली बात कर रहे हैं कि एक सेंसिबिलिटीज जो हैं वो मतलब बिल्कुल फर्क, मुख्तलिफ सी बात, उल्टी सी बात हो रही है जिसमें हर एक को रगड़ा जा रहा है। मतलब मुसलमानों मॉडर्न माइंडेड भी और जो फंडामेंटल या जो भी उन्हें कहे सलफी साइड या उसको भी, तो वो एक फिर जाहिर है एक वो काफी कंट्रोवर्शियल सी बात हो जाती। तो ये वैसे एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं ये कह सकूं, ये तो इट्स अ मेजर शिफ्ट, राइट? तो वो तो जब इस तरह के मेजर शिफ्ट होते हैं किसी तरफ भी, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ब्रेन वॉशिंग इन्वॉल्व। ये मैं जरा थोड़ा सा एहतियात से मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, नॉट इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन, लेकिन दैट हैपेंस, राइट? ब्रेन वॉशिंग इन द सेंस कि यू हैव टू बाय इन। अगर आप बाय इन नहीं करते तो फिर आप उसको समझने की ज्यादा कोशिश कर नहीं सकते। So you have to have some sort of a buy-in, some sort of a openness. तो वो openness बड़ी जरूरी है। तो ये this concept is very very different, जो कि हमारे इस वक्त माशरे में कोई प्रेजेंट नहीं करता। अगर वो प्रेजेंट करता है तो वो बड़ा आउटलायर है। तो वो मैं इंटरेस्टिंग मेरे लिए बड़ा ये था कि हाउ पीपल डाइजेस्ट दिस कॉन्सेप्ट। जिस तरह मैंने कहा ना पहले भी कि ये हर फैक्शन को ये चैलेंज करता है। इट्स नॉट जस्ट कि सलफियों को कर रहा है या मॉडर्निस्ट को कर रहा है, ये बड़ा हर फैक्शन को ये चैलेंज कर रहा है। तो जहां पे आप खड़े हुए हैं जिस अंडरस्टैंडिंग में, उससे वो जरूरी नहीं कि मुताबिकत कुछ रखे। तो वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अनलेस यू आर एम्बेडेड, अगर आपने साल हर साल इसमें इन्वेस्ट किए हैं और आप उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपने बाय इन कर लिया है, तब तो ठीक है, वरना ये बड़ा मजेदार हो जाता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में जो क्वेश्चंस उठते हैं, जो मेहर ने भी सवाल उठाए, वो आई वाजंट रियली कि वो लोग नहीं उठाते। वो तो अगर ये तो बड़े महजब हमारे फोरम पे है। अगर आप ये किसी सलफी उसमें चले जाएं तो वो तो बहुत आई डोंट नो कि आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है कि लोग किस तरह उसको कंज्यूम कर पाते हैं या आप इसको प्रेजेंट भी कर पाते हैं कि नहीं। ये भी एक मजेदार बात है। हाँ जी, मैं आमतौर पे तो अमेरिका में ही ज्यादा में बहस होती है। वहां पे मुसलमानों में जाहिर है वो एक तरीका होता है उसको प्रेजेंट करने का, किस मौजू किस तरह किया जाए। ये है कि बहुत ज्यादा वहां पे जो मुस्लिम्स अटेंड करते हैं जनरल जरा इस किस्म के एकेडमिक लेक्चर्स वगैरह, आमतौर पे सलफी नहीं होते, मगर ऑब्वियसली मॉडर्निस्ट टाइप, या अगर मैं ज्यादा लोगों को पिजन होल नहीं करने की कोशिश, ज्यादा लोग तो मिक्स ही हैं डिफरेंट चीजों के। या जैसे आप कह रहे हैं कम ही लोग हैं जो एक जगह खड़े होके वही उन्होंने बहुत स्ट्रांग किस्म का एक अपना पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है। काफी मिक्स्ड ही होते हैं लोग। तो
मगर हाँ मेरे ख्याल सलफी फोरम्स वगैरह अगर उस तरह के उसमें तो काफी मुश्किल आए। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं इस माइंडसेट के, तो उन्हें लगता है ये क्या है, या ये डॉक्टर मतलब मेरा ये ख्याल है कि उसकी ब्रॉडनेस, उन्हें लगता है इस्लाम को किस तरह डिफाइन किया जा रहा है बहुत ही ब्रॉड तरीके से ये वो। असल में ये एकेडमिक फोरम पे तो ये बात बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ टॉलरेंस। लेकिन अगर आप उससे बाहर कम्युनिटी लेवल पे चले जाएं, काफ़ी सारे सर्कल्स हैं, काफ़ी छोटे सर्कल हैं, काफ़ी वो एक्सपेंडेड सर्कल हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर इस्ना है, वो थोड़ी सी सुन्नियों में एक थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेड समझी जाती है, लेकिन उसकी भी अपनी लिमिट्स हैं। तो यू थिंक दैट दिस विल फ्लाई, और दिस इज इवन टॉपिक ऑफ नॉन डिस्कशन इवन देयर? और मैं इसना की बात कर रहा हूँ, मैं इकना की बात नहीं कर रहा हूँ। इकना इज डेफिनेटली क्लोज टू जमात इस्लामी ऑफशूट। इस्ना इज टेंड्स टू बी अ लिटिल लिबरल। मैं वैसे एक एग्जांपल मैंने लिया। नसीर साहब बात इस्ना पे बात उन्होंने कई दफा की है, मुझे जहां तक याद, मैं कभी गया तो नहीं, मगर इस्ना पे उन्होंने बात की है, तो उनका पर्सपेक्टिव वो है इसी तरह का लाते हैं। अगर आप उसमें उनको, इसलिए वो वेल रिस्पेक्टेड स्कॉलर हैं, लोग सुन लेते हैं। मगर एक चीज तो है कि मेरा भी ख्याल है हर एक की तनकीद हो रही है, इन द सेंस कि हर एक को थोड़ा चैलेंज तो आ सकता है, मगर जैसे जो जरा ज्यादा रिवायती जमातें या पर्सपेक्टिव्स हैं, उनमें उनका उतना ज्यादा क्रिटिक नहीं हो रहा। जो रिएक्शनरी हैं, जो पिछले 200-300 साल में हुए हैं, उनका ज्यादा क्रिटिक है। या पुरानी वालों का ये है कि वो एक महदूद तरीके से इस्लाम को डिफाइन कर रहे हैं और देख रहे हैं, और ये बहुत ब्रॉड इनकी डेफिनेशन है जिसमें सारे लोग आ जाते हैं। जो लोग ये एक्सेप्ट कर सके कि इस्लाम को इंटरप्रेट करने के बहुत सारे ट्रेडिशंस थे जो निकले हैं, और शुरू से जो जिसको ये ट्रेडिशन कह रही है, उसमें सारे ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो इस्लाम की हुई हैं ट्रेडिशनली, वो आ जाती हैं। उनमें से कोई आइडेंटिफाई करता हो तो उसे कम चैलेंज है। उसको ये चैलेंज होगा, वो शायद कहेगा, दूसरा जो बंदा कर रहा है जो सुन्नी है, वो कहेगा अच्छा शियत भी उसमें आ जाती है, शिया कहेगा अच्छा सुन्नी, वो तो इस तरह की चीज हो सकती है। मगर मुझे लगता है ज्यादा तनकीद है कि जो एक न्यू फैंगल्ड किस्म की इंटरप्रिटेशंस है जिसमें एक ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशन आ जाता है। एनीवेज, तो ज़ाहिर है, तो उसमें फिर ऑब्वियसली उसको चाहिए, तो इस पे और बात हो सकती है। मगर अब मैं देख रहा हूँ कि काफी हजरात आ गए हैं, तो आप लोगों का इंतजार था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो फिर हमने ये इनसे मैं बात कर रहा था पिछली क्लासेस की। मेरा ख्याल है अब शुरू करते हैं आज का मौजू जो टेक्नोलॉजी पे है। और हो सकता है मैं थोड़ा सा, पिछले 2 दफा हम जरा बड़े सगीर और ओवरऑल इस्लाम में दुनिया की बात कर रहे थे, तो अब ये वैसे पहले होना था, मगर दैट्स फाइन। अब ये एज द लास्ट लेक्चर, इसलिए एक्चुअली काफी जो और बातें हुई हैं एक प्रैक्टिकल शक्ल दे सकता है ये टेक्नोलॉजी की डिस्कशन, जो बल्कि सारी जो हमने पिछली क्लासेस की हैं उसकी उसमें मॉडर्निटी की बात की है। मॉडर्निटी का एक, और हमने काफी ऐसी चीज, वैसे तो बहुत कुछ डिस्कस हुआ है, पर काफी उस पर फोकस रहा है। ये जो फिलोसॉफिकल या इंटेलेक्चुअल या एक कॉन्सेप्चुअल जो नजरियाती पहलू है मॉडर्निटी या जदीदियत का, जो अमली है, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं उसकी, और जो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो हमने बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस किए। थोड़े बहुत आए थे दूसरी क्लास में, मसलन जिसमें हम लिटरेसी वगैरह की बात हुई थोड़ी सी, और भी अब मुझे सारे मौजूद नहीं याद, मगर हम देख सकते हैं नोट्स वगैरह में, मैं भी देख सकता हूँ, मगर कुछ प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशंस उसमें आई थी। मगर ये एक तरह से वैसे एक्सीडेंटल सा ही था कि मैंने थोड़ा सा चेंज हो गया, ये मैं उस वक्त कर नहीं सका था। ये मेरा ख्याल 4th क्लास होनी थी, तो फिर यहाँ में मुझे था कि लाहौर में आके वो थोड़ा सा, जब हस्त में मेरा ख्याल था 1-2 और लोग आ जाएंगे, मगर मेरा ख्याल 1-2 लोग ही आए अटेंडेंस में। पहले
काफी भी आ चुके हैं, मेरे ख्याल पोस्ट कोविड एरा भी है या क्या है, तो इन पर्सन अटेंडेंस काफी कम थी, मगर कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ये ज्यादा इस्लामी दुनिया और बड़े सगीर की बात करते हैं, मगर इन अ सेंस ये अच्छा ही हुआ कि हम अब एक लास्ट जो सेशन है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ मॉडर्निटी के तरफ जा सकते हैं। और ये इसमें ये बात आ जाती है कि मॉडर्निटी क्या एक बेसिक जो उसकी एक बेसिक कॉन्सिक्वेंस है, या बल्कि कह सकते हैं मॉडर्न साइंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो अब नील, उसमें आपने पढ़ा छोटा सा ही था आर्टिकल, और हो सकता है आप में से कई कुछ ने सुन भी लिया। एक पहले वीडियो भी भेजा गया था, मुझे नहीं पता उन्होंने दोबारा वो वीडियो भेजा है कि नहीं, तैमूर साहब ने, मगर पहले एक वीडियो भी शेयर हुआ था जिसमें नील पोस्टमैन जो एक अमेरिका के मेजर कल्चरल क्रिटिक हैं, मतलब वो जनरली बहुत काफी मौजू पे लिखते हैं, मगर पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी और उसके इफेक्ट्स और मीडिया एंटरटेनमेंट इस तरह की चीजें पे उनका काफी काम है, और उसके सोशल इवन पॉलिटिकल इफेक्ट्स और कि जो लोगों पे अमेरिकन सोसाइटी पे हो रहे हैं और जो आमतौर पे नजर नहीं आते, उन पे ज्यादा बात नहीं होती। तो नील पोस्टमैन इन सर्टेन सेंस ये काउंटर, ये 860s में इसको कहा जाता था द काउंटर कल्चर, उसमें काफी लोग आ जाते हैं। वो ऐसे लोग थे जिन्होंने वेस्ट में जिस तरह की जो प्रीडोमिनेंट ट्रेंड्स थे सोच के भी और एक सोसाइटी के माशरे के, उनको बहुत स्ट्रांगली क्रिटिक किया। उसकी पॉपुलर चीज एस्पेक्ट था हिपी मूवमेंट, वो उसका आपने सुना होगा, जो बाद में न्यू एज मूवमेंट से भी ताल्लुक उसका था कि मज़ाहिब या रेदर स्पिरिचुअलिटी में एक इंटरेस्ट ज्यादा हुआ। हिपी मूवमेंट तो थोड़ा सा उसका नॉन सीरियस या एक पॉपुलर डायमेंशन थी, मगर ये पूरा काउंटर कल्चर मूवमेंट शुरू हुई थी, जिसमें एक ये जो हाई मॉडर्निटी जिसे कह सकते हैं, जिसमें जो चीजें हमने डिस्कस की थी, मॉडर्न साइंस, रैशनैलिटी से पर्टिकुलरली ये दोनों चीजें, उससे एक पूरी ऐसी सोसाइटी क्रिएट की गई थी जो कि रैशनलाइज्ड, जैसे वेबर ने, जिसके पहले मैंने मेंशन किया था, जर्मन थियोरिस्ट मैक्स वेबर ने कहा कि मॉडर्निटी का एक मेजर डायमेंशन है कि रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, कि हर चीज रैशनल लेवल पे चलती है। आप रिस्ट वॉच देख लें, क्लॉक देख लें, अब इसमें तसव्वुर करेंगे पिछले जमाने में एक इंसान का वक्त का या टाइम का क्या कॉन्सेप्ट होता था। वो बेस था एक नेचुरल क्लॉक पे, आप सूरज निकल रहा है, सूरज जा रहा है, वो एक क्वालिटेटिव चीज थी। जैसे गिनो आपने पढ़ा है, मुझे नहीं पता, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव की बात तो की होगी तैमूर साहब ने, तो उसको भी ले आया जाए। क्वालिटेटिव आपका एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम थी, जिसमें आप फर्क मतलब सूरज, चांद, सितारे, वो उसके अलावा भी जानवरों से भी रिलेटेड हो सकता है, मुर्गे का अजान देता है, और ऐसे वक्त होते हैं कि परिंदे रात चले जाते हैं, मतलब एक नेचुरल आपका अंडरस्टैंडिंग था सुबह शाम रात का। उसको एक रैशनल तरीके से क्लॉक ने या वॉच ने उसको डिवाइड कर दिया एक मैथमेटिकल तरीके से, एक into 24 hours, और उसमें फिर 60 minutes और 60 minutes में 60 seconds। तो एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जो हम पे फिर हावी हो गया। हम सोचते ही ऐसे हैं कि ये वक्त ये होता है, और ये बिल्कुल एक फर्क चीज थी। किसी आप अगर किसी भी जगह रह रहे हो, शहर में रह रहे होते या गाँव में तो अभी भी ऐसा ही है कि टोटल डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम और हाउ वी सिचुएटेड इन टाइम उससे इमर्ज होता है।
तो उसको जो भी आप सोचें अच्छी अच्छा हुआ बुरा हुआ वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है, मगर एक रैशनलाइजेशन रीजन ने डोमिनेट किया सोसाइटी को। ये इसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ये बहुत हजार चीजों में अप्लाई हो सकता है। ये तो मैंने बल्कि वॉच का मैं इसलिए सोच रहा था कि नील पोस्टमैन ने मेंशन किया था कि टेक्नोलॉजी के एक जगह पे वो कहता है कि ये लोग जो ये ना देख सके कि क्लॉक ने कैसे दुनिया बदल दी, उस तरह ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजी के मतलब बात नहीं करनी चाहिए। तो वो ये कह रहा था आमतौर पे हम सेलिब्रेट ही करते रहते हैं टेक्नोलॉजी को rather than seeing कि उसके क्या इफेक्ट्स थे, जो जाहिर है उसके पॉजिटिव तो नजर आ ही जाते हैं इंसान को, या इंसान को नहीं कहना चाहिए, काफी सामने लाए जाते हैं, मगर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो इतने सामने नहीं आते। वो नील पोस्टमैन का यही बेसिक एक पर्सपेक्टिव था, और जो मैं एक काउंटर कल्चर ट्रेडिशन कह रहा हूँ 60s वगैरह में, वेस्ट जो शुरू हुआ अमेरिका में, उसमें ऐसे लोग आ जाते हैं, इवान इलिच, थियोडोर रोसैक, ऑन अ पॉपुलर लेवल ये बीट्स मूवमेंट जो पोएट्स की थी, जैक केराक वगैरह, काफी और लोग उसमें आ जाते हैं, एलन गिन्सबर्ग वगैरह पोएट। मगर ये जो क्रिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, इसमें इम्पोर्टेंट इलिच है, रोसैक है, जैक इलुल है, जो अनफॉर्चुनेटली रिसेंट टाइम्स में वो एक एंटी मुस्लिम टाइप बंदा बन गया, मगर उसकी टेक्नोलॉजी पे बहुत इंटरेस्टिंग क्रिटिक्स हैं। तो नील पोस्टमैन इस ट्रेडिशन से ताल्लुक रखने हैं, उन्होंने थोड़ा सा बाद में लिखना शुरू किया, और इस ट्रेडिशन का एक मेजर बंदा था मार्शल मैकलुहान। as far as एटलीस्ट एक टेक्नोलॉजी को समझना और उसके इफेक्ट्स को समझना, उसकी मशहूर किताब द मीडियम इज द मैसेज, वैसे बहुत सारी किताबें हैं, उसकी मशहूर किताब है द मीडियम इज द मैसेज, जिसमें ये एक बेसिक थीसिस है कि जो आपका मीडियम है उससे आपका मैसेज को आप अलग नहीं कर सकते। मीडियम शेप्स द मैसेज, इनफैक्ट क्रिएट्स द मैसेज। तो आप ये समझ रहे हैं कि आपने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस कर दिया या रिटन वर्ड में ले आए, जो कि बहुत लोगों को एक्सेसिबल है, उससे बस एक इट्स अ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे ज्यादा कोई चीज नहीं है। तो या आपने टीवी इंट्रोड्यूस कर दिया, वो वही बात है, जो लिखा हुआ था वो आप दिखा रहे हो, या कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिया, वो आप डाटा के फॉर्म में वही चीजें दिखा रहे हैं, विकिपीडिया पे किताब के बजाय आप जा रहे हो। तो मैकलुहान का आर्ग्यूमेंट था कि ये ऐसी बात नहीं है, ये पूरी जो मीडियम है उसका अपना पर्सपेक्टिव है, या अपना इट हैज इट्स ओन एपिस्टेमोलॉजिकल बायस, जिससे आपका माइंड इफेक्ट होता है, आपका जिस तरह उस चीज को आप इस्तेमाल करते हैं वो उससे आपके बॉडी पे इफेक्ट होता है, उसके कल्चरल इफेक्ट्स होते हैं, उसमें कई चीजें इंसान की कई कैपेसिटीज सामने आ जाती हैं, कई पीछे रह जाती हैं, सोशल इफेक्ट्स उसके मेजर होते हैं। पॉलिटिकल वाइज पे थोड़ा सा हमने पहले बात की थी, या लिटरेसी की बात की थी कि लिटरेसी हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, लिटरेसी होनी चाहिए ये वो। तो जैसे मार्टिन लिंग्स ने आर्ग्यू किया था कि लिटरेसी, और वो कुमार स्वामी, आनंदा कुमार स्वामी की राइटिंग्स पे बेस कर रहे थे मेरा ख्याल अपने आप को, कि जैसे स्कॉटलैंड में इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेसी ने उनका पूरा जो ओरल कल्चर था तबाह कर दिया। इस तरह बहुत सारे और जगह हैं। तो ये नहीं हुआ कि लोगों को बहुत ज्यादा और आ गया, जो पूरा उनका इसलिए वो ओरल ही कल्चर था, तो वो कल्चर बस भूल भुला गया। तो वो बेशक कुछ लोगों को अब चीजें कुछ पढ़नी आ गई, मगर उसका एक बहुत मेजर लॉस भी था। इसी तरह प्रिंटिंग प्रेस में आपने लोगों को एक फैसिलिटी दे दी कि हर एक पढ़ सके, मगर उससे आपकी ओरल मेमोरी जो है वो गायब होगी, मतलब कम होगी। और अब आप किताबों से अब आप आए हैं डिजिटल मीडिया की तरफ, तो अब तो आपको मतलब और भी एक जरूरत नहीं है। आप कभी मैं तभी अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि शेख गूगल से देखिए, जब शेख गूगल है तो प्रोफेसर की क्या जरूरत है। इसलिए इस तरह का ही लगता है, मतलब इस तरह का माहौल
बन रहा है कि लोगों के आप पहले आपके पास, जैसे आप आलिम के पास जाते या किसी भी आलिम जो भी सब्जेक्ट है उसमें, आप किताबें आ गई तो आपने कहा मैं तो खुद पढ़ सकता हूँ, मगर वो किताबें फिर भी कुछ महदूद थी, हर चीज पे नहीं थी, हर एक को अवेलेबल नहीं थी। मगर अब वो कंप्यूटर पे आ गया तो क्या किसी बंदे की जरूरत है, आप तो खुद ही जाके पढ़ सकते हो। डॉक्टर की जरूरत, खुद जाके अपना प्रिस्क्रिप्शन ले लो, या प्रोफेसर की जरूरत, खुद ही आप एक्सप्लोर कर लो। तो उसमें आप एक आपने जो एक मतलब आप कह सकते हो बेनिफिट है हर एक के पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन, मगर उसमें काफी लॉस भी नजर आ सकता है कि आपको एक ये जो मैं बात कर रहा हूँ खुद ही जाके लिख लो अपनी प्रिस्क्रिप्शन, इसका जाहिर है बहुत नुकसान भी हो सकते हैं, rather देन कि आप एक मतलब डॉक्टर के पास जाओ, उसको उससे रिलेशनशिप आपकी हो, वो आपको पूरी तरह समझे। जो हकीम थे आपको मजहब आप जाते थे, आपको इवन आजकल के पुराने एटलीस्ट स्टाइल के जो डॉक्टर हैं, वो अब अमेरिका में भी पहले लोगों का फैमिली डॉक्टर होता था जिसको पूरा आपको बंदा पता होता था, घर आता था वो, अब तो ये चीज खत्म हो गई है। मगर एक पर्सनल रिलेशनशिप था, उससे पहले हकीम थे, वो तो आपको और भी एक आप पर्सनल रिलेशनशिप था, उसके अलावा एक आपकी डिफरेंट व्यू ऑफ द बॉडी था, वहां पे तो नहीं मैं जाना चाहता, मगर एनीवेज एक उससे एक चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी से पूरा एक जो सिचुएशन है वो पूरी बदल गई। तो मीडियम जो था उसने मैसेज को बहुत ज्यादा चेंज किया। इस पर दोबारा हम आएंगे जब ये पोस्टमैन की 5 पॉइंट्स थे, वो हम एक एक करके देखते हैं। तो मैं इसमें बस यही बता रहा था, नील पोस्टमैन एक क्रिटिक है ऑफ मेनली बेसिकली कल्चरल क्रिटिक जिसे कह सकते। और हमने ये भी है कि मतलब इस क्लास में हमने एक पिछले क्लासेस में इस तरफ ज्यादा रुझान है, जो लोग कोई पूछ सकता है कि पहले सवालात भी आए हैं कि इसमें एक तनकीदी पर्सपेक्टिव है मॉडर्निटी की तरफ। वजह उसकी एक ये भी है कि और कहीं नहीं मिलता, मतलब कम मिलता है, कम नजर आता है। मॉडर्निटी को सब सेलिब्रेट करते हैं जनरली स्पीकिंग, मतलब इस किस्म की जो ब्रॉड, इसमें आप फंडामेंटलिस्ट भी ले लें आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप जुबैर साहब से बात हो रही थी कि ये कुछ ये मतलब डिफरेंट पॉइंट, फंडामेंटलिस्ट और मॉडर्निस्ट जो नसर साहब ने उनको इकट्ठा, पहले हमारी बात हुई थी लास्ट फ्राइडे कि टू साइड्स द सेम कॉइन वाली, या उनकी काफी मिलते जुलते ख्यालात कई चीजों पे हैं। तो आप टेक्नोलॉजी देख लें, उसमें अब मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मॉडर्नाइज जो मुस्लिम गवर्नमेंट होगी, अब वो कौन सी है वो आप खुद उसका जवाब दे सकते हैं या सोच सकते हैं, मुझे नहीं पता। किस जमाने में मैं कहता तुर्की, मगर तुर्की अब कुछ बदल गया है। इसी तरह मोस्ट कंजर्वेटिव टाइप फंडामेंटलिस्ट, वो तो हम कह सकते हैं सऊदी अरेबिया हो गया समझो। अब तो इन दोनों की व्यूज, तुर्की और सऊदी अरब की अभी भी, या कोई और आप ले लो, ज्यादा कौन सी मॉडर्न जगह है मुझे नहीं पता, अगर कोई इंट्रोड्यूस कर दी। इंडोनेशिया काफी है मसला, मलेशिया हो गया, उनमें कौन जी, दुबई, हाँ यूएई बिल्कुल नहीं, यूएई असल में उनका एक तो वहां पे तो अजीब सा है इन द सेंस कि उसे मेरे ख्याल सोशली मॉडर्न तो बिल्कुल नहीं कह सकते इन सम वेज। दुबई तो एक मुल्क नहीं है ना, यूएई है। मतलब उनका एक वो एक गल्फ का जो पूरा एक पर्सपेक्टिव सोशली मॉडर्न नहीं है, मगर टेक्नोलॉजिकली मॉडर्न है। और मतलब कोई पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ये टेक्नोलॉजी की तरफ। सऊदी अरब में भी वही टेक्नोलॉजी का पर्सपेक्टिव है जो तुर्की में था, या वो मलेशिया या इंडोनेशिया या किसी और मुल्क में। और कहीं भी पाकिस्तान इंक्लूडेड, कहीं पे ज्यादा तनकीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नहीं होती। हम इसको जनरली अच्छी सी चीज समझते हैं, और इसको हम और इसी तरह यूरोप और अमेरिका में बिल्कुल ये हालात है, मतलब इसको हम जनरली पॉजिटिव चेंज की तरह देखते हैं। और नील पोस्टमैन की जो 5 पॉइंट्स हैं वो यही है कि ये एक इंथुजियास्टिक ऑलमोस्ट यूटोपियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी के, टेक्नोलॉजी जो है हमारे जो मसाइल है वो सॉल्व कर देगी। तो ये एक इल्यूजन है, और इसमें बहुत ज्यादा आप एक असम्पशंस
बना रहे हैं और इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, तो वो हम अभी देखेंगे। अभी तो जी आप हाँ, हाथ आपने खड़ा किया हुआ है जी। जी। I just thought from what I've been reading in the past, I think सऊदी अरेबिया काफी वहां शिफ्ट हो रहा है, उसका भी बहुत सी सोच बदल रही है, इतना ज्यादा जो डाई हार्ड थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, चेंज है वहां पे भी। तो ये I think I agree with, fortunately or unfortunately, I totally agree with the postman, and I think that he's got a very balanced view of talking more about culture and values and human relations. जो पिछली दफा मेरा भी यही पॉइंट था कि बहुत सी चीजें, बिकॉज हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते किसी चीज को भी, we cannot put things into black and white, things are gray. But sometimes you have to see कि black की तरफ ज्यादा जा रहा है, consequences negative ज्यादा है, it is more prone to a more destructive of what? Agar values, culture, virtues, then obviously human relations will suffer. And for people like me who have more kind of focus on relationships, so I agree with Neil Postman, really, fortunately or unfortunately. But and you can't put anything into black and white really as such. Things are great. Yeah. जी हाँ, ये अच्छा हाथ, आप मुझे आपका हाथ उससे रिमूव करना नहीं आता, तो खुद ही आप कर ले ताकि मुझे ना लगे कि आप अभी तक का नहीं है। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, महर, आपका सवाल, your question? Before you discuss the 5 points to postman ने कहे, there's no doubt कि technology के lack of negative sides भी हैं, but I was more interested कि अगर आप उस point से भी बात करें जो countries least technological advanced है और उनके जो अपने issues हैं such as corruption, poverty, lack of respect for human rights, और अगर आप नॉर्थ कोरिया की एग्जाम्पल लें तो वो अपनी कंट्री को एक बड़े अथॉरिटेरियन स्टाइल से कंट्रोल करते हैं, प्रोपेगेंडा से कंट्रोल करते हैं पीपल को। तो आई थिंक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप उन 5 पॉइंट्स को एलैबोरेट करें तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। कि मतलब इन 5 पॉइंट्स को उन मतलब डिक्टेटोरियल रिजीम्स वगैरह किस तरह इस्तेमाल करती हैं? जिस तरह पोस्टमैन का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत यूएस सेंट्रिक है, या आप कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्री सेंट्रिक है। तो अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से भी बताएं कि वहां पे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के अपने बहुत इश्यूज हैं, जिसकी वजह से आई थिंक द इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी या इनइक्वल डिविजन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इज आल्सो एन इशू। सो उस पर्सपेक्टिव से भी आई वाज इंटरेस्टेड कि पोस्टमैन के अगर 5 पॉइंट्स को एलैबोरेट किया जाए। तो मतलब हाँ, उसमें कई चीजें तो वैसी आ जाती हैं इन द सेंस के कंट्रोल वाला जो डायमेंशन है वो तो एलीट्स वो नंबर 2 है, तो वो उसमें मेरा ख्याल आ जाएगा। कई इनमें से कई पॉइंट्स में एक मेजर पॉइंट ही इसका है कि इसको एक मिसयूज टेक्नोलॉजी को एलीट्स कर सकते हैं और करते हैं, और फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मतलब नेफेरियस पर्पसेस, जैसे नॉर्थ कोरिया का आपने एग्जांपल दिया। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी वाली जो बात है वो जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कि आमतौर पे इस तरह की कॉन्वर्सेशंस में टेक्नोलॉजी इज सीन एज अ गुड, कि उसमें कोई सेकंड साइड नहीं, इट्स अ गुड एंड यू आर बीइंग डिनाइड द राइट टू एक्सेस दैट गुड। तो वो तो नील पोस्टमैन तो शुरू से चैलेंज कर रहे हैं कि वो गुड है सिर्फ, तो इसलिए वो बात मेरा ख्याल है वो भी शायद सामने आ जाए। पर इसमें मैं ये भी करना चाह रहा था कि आप लोगों को भी से पूछूं कि इसको थोड़ा सा, ये बिल्कुल मैं आप ठीक कह रही थी, मुझे ऑब्वियसली अमेरिकन सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये पाकिस्तान में कहाँ नजर आते हैं जब हम देखते हैं 5 पॉइंट्स ऑफ व्यू। और इसमें बीच में मैं आपसे पूछूंगा सब यहाँ पे जो है उनसे कि आपको ये पाकिस्तान में नजर आता है ये वाला इशू कहीं, और अगर आता है तो कहाँ पे? तो लास्ट थिंग ये इसमें है इस 5 पॉइंट्स ऑफ व्यू से पहले की किताब है टेक्नोपॉली नील पोस्टमैन की, उसमें
इन्होंने, अगर किसी ने इस पे और पढ़ना है तो उसका मैं यहाँ पे आपको वैसे नाम भी लिख के चैट में दे देता हूँ। और आपने और मैं ये भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, अगर किसी ने लिंक आपके पास पुराना नहीं है जिसमें ये इस पे बात कर रहे हैं इस किताब पे यूट्यूब पे, तो वो एक तरह से इन 5 पॉइंट्स का ज्यादा लंबा डिटेल्ड एनालिसिस है, और मतलब उसके साथ साथ और भी चीजें वहां पे ला रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली इनका पहली जो इन्होंने बात की वो इंटरेस्टिंग थी। आमतौर पे हमेशा कोई रिलीजियस या उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखते, मतलब जनरल कल्चर की बात करते हैं, मगर इसके शुरू में उन्होंने ये लिखा ना कि विजडम, तो हमारे पर्पस के लिए जिसमें हम ट्रेडिशन की भी बात की, विजडम की भी, आपको पूरा जो एक ईयर का कोर्स है, तो इनका जो एक तरह की सोच है कि टेक्नोलॉजी की वजह से कोई ह्यूमन सिचुएशन बिल्कुल ही फर्क हो गई है, वो एक लिहाज से ठीक है। ऑब्वियसली मेजर चेंजेस जो हुए हैं उससे लाइफ बहुत अफेक्ट हुई है, मगर मसाइल जो इंसान के हैं वो ही हैं। तभी वो इस ऐसे के शुरू में कहते हैं कि जो मतलब जो आपको विजडम मिलती है सोक्रेटिस में, या आइज़िया जो एक बिब्लिकल प्रॉफिट हैं, या उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम है, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, रैबाई हिलेल, हेनरी डेविड थोरो, स्पिनोजा, शेक्सपियर वगैरह, जो भी जहां से भी विजडम जो वो बातें कर रहे हैं, they're still as relevant for us as ever, कि टेक्नोलॉजी ने इन चीजों को बिल्कुल चेंज नहीं किया, इंसान जो था वही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक इंटरेस्टिंग इस चीज से उन्होंने शुरू किया, इट्स इंटरेस्टिंग। बट चलो अब हम चलते हैं इस पे फर्स्ट आइडिया जो है उस पे, और वो ये है कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अ ट्रेड ऑफ, बल्कि वो कहते हैं इट्स अ फॉस्टियन बार्गेन। तो फॉस्ट, किसी ने आप फॉस्ट पढ़ी है? फॉस्ट गोएथे की किताब है या फिल्म देखी हो? जी पढ़ी, जी पढ़ी है। शेक्सपियर का प्ले भी है, या गोएथे का होगा, शेक्सपियर का कोई फॉस्ट नहीं है। जी शेक्सपियर ने भी उसी के ऊपर लिखा हुआ है, दोनों का, गोएथे का भी है और शेक्सपियर का भी है। नहीं, वो शेक्सपियर नहीं है, वो क्रिस्टोफर मार्लो का है। जी मार्लो, वो शेक्सपियर के जमाने का बंदा था। जी मार्लो का है। आइडिया वही था, फॉस्टियन। जी बिल्कुल, मतलब उसी जमाने का मार्लो बेसिकली हम बुलाए हुए शेक्सपियर का मेन राइवल था उसमें। अच्छा, तो हाँ, तो हाँ, ये डॉक्टर फॉस्टस जो का फॉस्टियन बार्गेन है कि फॉस्ट को मैं पूरी कहानी तो नहीं सुनाता, मगर फॉस्ट जो है वो बेसिकली ये सेल्स हिज सोल टू मेफिस्टोफेलिस, जो एक डेविल टाइप है, या तो डेविल है या डेविल का कोई एजेंट है। इन ऑर्डर टू, उसको इल्म चाहिए होता है, तो वो कहता है मैं तुम्हें ऐसी चीजें दिखा सकता हूँ जो तुम कभी कोई नहीं देखी, मगर उसमें फिर तुम मुझे अपनी सोल दोगे। तो उसमें ज़ाहिर से कुछ मिल भी जाता है, उसे इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे, और वो शुरू में करता है, डॉक्टर फास्ट होता है, डॉक्टर होता है, वो चाहता है कि वो इंसानियत को देख के उसको बहुत ही गम है कि ये कोई, मैं इन लोगों की जो मराइज हैं उनको मैं ठीक नहीं कर सकता, तो वो चाहता है कि उसे ऐसा ही मिले जिससे वो सबका भला कर सके। तो शुरू से तरह होता है, मगर कहीं और ही ले जाता है। एक दफा वो उसके अंदर आता है, उसके स्पेल में, या वो सोल अपनी देता है, तो देन पढ़ने वाली किताब है, वेरी इंटरेस्टिंग। मगर फॉस्टियन बार्गेन इसी चीज को कहते हैं जिसमें आपको बेनिफिट्स मिल रहे हों, वाज़े बेनिफिट्स, मगर उससे एक उसका बहुत एक अंडर करंट या अदर साइड जो कि कई दफा नजर नहीं आती, जो उसके बहुत पॉसिबल डिसएडवांटेजेस हों। तो अब और नील पोस्टमैन की ये भी है कि जाहिर है एडवांटेजेस तो टेक्नोलॉजी में है, और आमतौर पे उनको पे ही फोकस किया जाता है। हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है तरक्की का, प्रोग्रेस, ये पहले हमने बात की है,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडिया प्रोग्रेस बहुत 200 साल से पहले ज्यादा कहीं मिलता नहीं है. इट्स अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट कि इस तरह का तसव्वुर लोग नहीं करते थे इन एनी सिविलाइजेशन. ये कॉन्सेप्ट कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर नजर आ जाता है उससे पहले भी एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन में, मगर एज अ मेन मतलब ओवरलाइंग एक दुनिया की एक्सप्लेनेशन के प्रोग्रेस हो रही है, तरक्की भी हो रही है, उसको आम तौर पे आजकल के जमाने में आम बंदा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बंदा कहेगा हाँ साइंस ये वो, मगर आम बंदे के लिए वो टेक्नोलॉजी है. देखो यार क्या पहले आप घोड़ों पे सवारी करते थे, अब हम हवाई जहाज पे करते हैं, वाह वाह तरक्की. तो ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है उसको हम आमतौर पे देखते हैं, उसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है. और हर हुकूमत जो किसी भी मुस्लिम कंट्री में आती है कहती है तरक्की लाएगी, तो काफी अरसे तक ऐसे ही था. तो ये नील पोस्टमैन का आइडिया है कि जब हम इस तरह सेलिब्रेट करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, तो हम उसकी जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं we neglect those, we don't look at those. तो जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं एक गाड़ी का. अब गाड़ी जो है वो उसकी वजह से हम जाहिर है आप बता सकते हैं कि अगर अच्छी चीजें हैं गाड़ी की वजह से हम इधर उधर ऐसी जगह जा सकते हैं, लोगों को फवायद उसके काफी हैं कि आप काम पे जो बहुत अरसा लगता है आप आराम से जा सकते हो, आपको ऐसा जॉब्स ले सकते हो जो दूर हैं, आपके रिश्तेदार दूर रहते हैं, वहां पे आप विजिट कर सकते हो, मतलब 50,000 और आप चीजें निकालो, कन्वीनियंस हर किस्म की उसकी वजह से आ जाती है. मगर इसी तरह हम आमतौर पे नहीं सोचते कि गाड़ी का बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं इन द एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में. एक तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट जो है वो तो बहुत ही वाज़ेह किस्म की चीज है. जो गैसोलीन उसमें इस्तेमाल या डीजल या जो भी होता है वो एक मेन कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि कुड रिजल्ट इन द डेथ्स ऑफ मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, जिसमें गाड़ी का एक मेन. मेरे एक प्रोफेसर होते थे जो कहते थे कि जो गाड़ी बड़ी वाली गाड़ियां होती है वो एसयूवीज कहते हैं अमेरिका में. ड्राइवर्स ऑफ एसयूवीज आर किलर्स, दे जस्ट डोंट नो इट. बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी, मगर वो यही बात थी कि वो सारी एसयूवीज हर एक खरीद रहा था, इतनी ह्यूज व्हीकल्स, वो सारा उनका जो मिला के जो कार्बन एमिशन है और जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट पे, वो उसकी वजह से एक ग्लोबल वार्मिंग में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है. और उससे फिर पूरे अगर जजीरे ममालिक शहर जो कोस्टल हैं वो डूब जाएं, और ज़ाहिर एक चीज नेचर में होती है उससे 1000 चीजें और उसके इफेक्ट में होती हैं. तो इस तरह की चीजें अगर हों तो ये ऑब्वियस है. एक गाड़ी हम जो उसे नॉर्मल सी चीज समझते हैं, एक टोटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी को काफी क्रिटिक किया गया विद इन अमेरिकन सोसाइटी. और मैं आपसे पूछूंगा पाकिस्तान में जरा सोचें, मगर अमेरिकन सोसाइटी में गाड़ी ने जो अर्बन लैंडस्केप थी वो काफी तबाह कर दी है. वो आप हर वक्त एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, स्लो आप एक जो शहरों में आम से बंदा जा सकता था अब हर एक गाड़ी पे जाता है, तो एक कंजेशन, एक नॉइज, एक एक्चुअली उसमें तो इनकन्वीनियंस वाली बात भी आ जाती है. मगर पोस्टमैन ने और भी एक तो बातें की हैं, मतलब मैं काफी इसमें एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसलिए गाड़ी ऐसी चीजें हमें उसका तभी हम इस्तेमाल करते हैं. तो इसने क्या पॉइजन एयर चोक्ड आवर सिटीज, कि सिटीज में फंसे हुए हैं, डिग्रेडेड द ब्यूटी ऑफ आवर नेचुरल लैंडस्केप. उसके लिए आपने रोडें भी बनानी है, जो सारी जगह जो कि प्योर नेचुरल ब्यूटी थी वहां पे आपने रोडें बनानी है. तो वहां पे फिर आएंगी गाड़ियां, शोर में मचाएंगी, वो वहां पे पोल्यूशन भी होगी, और भी बहुत सारी चीजें आप इस तरह निकाल सकते हो. इसी तरह नील पोस्टमैन ने कंप्यूटर का एग्जांपल दिया, और ये हालांकि 1990s में लिख रहे हैं ये, तब जाहिर है इतनी ज्यादा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बढ़ी नहीं, मगर आप इसी तरह देख सकते हैं कंप्यूटर को हम बहुत पॉजिटिव सी चीज समझते हैं काफी लोग, मगर उसका नुकसान नात जो हैं वो भी वाज़ेह हैं अगर आप सोचो उस पे.
तो इसमें भी आप सोच सकते हो क्या क्या मसाइल हैं कंप्यूटर्स के, मगर एक जो हमारे ने इंफॉर्मेशन की बात की थी, मगर वो मेरे ख्याल एक और पॉइंट है जो इसका थर्ड पॉइंट है, उसमें इन्होंने वो ज्यादा मजेदार तरीके से बयान किया। प्रिंटिंग प्रेस आप ले लो, कोई भी ले लो टेक्नोलॉजी, उसकी एक पॉजिटिव साइड तो नजर आती ही है, मगर उसकी एक काफी नेगेटिव चीजें हैं। मैकेनिकल क्लॉक की बात मैंने की थी, उस वक्त मैं न्यूट्रल तरीके से बात कर रहा था, मगर अगर उसे देखा जाए तो एक इस तरह टाइम को डिवाइड करना, एक नेचुरल ऑर्डर से अलग होके आप पूरी अपनी एक दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, खाली उस टाइम के हर तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो ज़ाहिर है उसके फिर इफेक्ट्स होंगे ह्यूमन सोसाइटी पे भी होंगे और नेचुरल एनवायरनमेंट पे भी। ये सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। तो इन्होंने ये भी बात की कि हम आमतौर पर सेलिब्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या प्रोग्रेस, तरक्की की जो बात हो रही थी, उससे भी ताल्लुक है इसका कि यूटोपियन विजन। तो ऑलमोस्ट कई राइटर्स तो ये कहते हैं मॉडर्निटी जो है, उस तरह के राइटर्स को हमने पढ़ा नहीं, मगर काफी हैं कि मॉडर्निटी ने एक क्रिश्चियन आइडिया ऑफ लेके ऑफ द एक हेवन या एक आप को एक यूटोपिया या वो क्रिश्चियनिटी की तरफ ना भी लेके जाए, मगर एक आइडिया ऑफ यूटोपिया, यूटोपियनिज्म से इसका ताल्लुक है कि कोई इंसान जो है वो यूटोपिया क्रिएट कर सकता है। उससे बस रिलीजन, मतलब हेवन एक यूटोपिया है ना, तो आप रिलीजियस एलिमेंट या स्पिरिचुअल एलिमेंट या सुपरनैचुरल निकाल लो तो यूटोपिया ऑन अर्थ आपका एक पर्पस बन जाता है, मकसद बन जाता है सोसाइटी का। तो और वो टेक्नोलॉजी को हम उसी एक यूटोपियन रियलाइजेशन का हिस्सा आमतौर पे देखते हैं काफी ज्यादा, कि ये टेक्नोलॉजी के थ्रू, और वेस्ट में ये बहुत ज्यादा है, मगर मैं तो कहूँगा यहाँ पे बाकी सारी दुनिया जो है, वो मैंने बात की थी नॉन वेस्ट वाली, तो बाकी दुनिया तो एक रिसीविंग एंड है ना, मतलब इन द सेंस कि वेस्ट में जो टेक्नोलॉजी आती है वो काफी अनक्रिटिकली, काफी नहीं कंप्लीटली अनक्रिटिकली, इसलिए वेस्ट में भी अनक्रिटिकली लोग रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा अनक्रिटिकली, वो तो थ्रू आउट काइंड ऑफ जो भी वेस्ट में पॉपुलर हो जाती है चीज वो यहाँ पे आ जाती है, और वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है, एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जिसमें जो एक दूसरे से टाइड अप है, उसमें जो भी इंट्रोड्यूस होता है वो एक जगह पॉपुलर होता है, आमतौर पे वो यूरोप और अमेरिका, अब तो कुछ एशियन कंट्रीज, जापान, कुछ हद तक चीन भी उसमें आ जाता है, मगर वहां से फिर बाकी जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं, या जिनको मुझे लफ्ज नहीं अच्छे लगते, थर्ड वर्ल्ड, डेवलपिंग वगैरह, मगर जो भी इस तरह के मुल्क हैं जो नॉन वेस्ट या नॉन नॉर्थ, ग्लोबल साउथ भी इसे कहा जाता है, उनकी वहां पे ये तो हम एक तरह से एप करते हैं, जो जहाँ से बात है वो बस यहाँ पे आ जाती है। इस लिहाज से अकबर इलाहाबादी और हमारा जमाना ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये फर्स्ट बेसिक आइडिया है। हाँ, इसमें एक मैं और ऐड कर दूं, एक साहब है जेरीमैंडर, पहले मैं आपको जेरीमैंडर का पढ़ाने लगा था कुछ, मगर मुझे बहुत अच्छी कोई चीज मिली नहीं जो ज्यादा लंबी ना हो, और मैं उनका नाम लिख देता हूँ किसी को अगर क्रिटिक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह, ये भी अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर इसमें यही बात आ जाती है ना कि जहां जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी को सबसे करीब देखा है, ये मेरा लास्ट पॉइंट जो था कि हम रिसीविंग एंड में हैं, हमें मतलब स्टेप 6 पे मिलती है टेक्नोलॉजी। बेशक आप नॉर्थ कोरिया में बैठे हैं, वियतनाम में बैठे हैं, नाइजीरिया में बैठे हैं, या पाकिस्तान में, तो वही बहुत सारे स्टेप्स के बाद हम कहते हैं यार ये तो अच्छी चीज लग रही है, हमें भी दो। तो मगर जहां से टेक्नोलॉजी ओरिजिनेट होती है वो अमेरिका है या यूरोप है, कुछ हद तक जापान, उसमें चीन भी शामिल है कुछ हद तक, मगर वो चीन ज्यादा मैस प्रोड्यूसर टाइप चीज है, मगर वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है उसका। तो मतलब एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो ज्यादा यूरोप और अमेरिका से आ रही, तो उसमें फिर जो वहां पे लोग बैठे हैं उनका पर्सपेक्टिव, वो ऑब्वियसली दे सी इट मोर फर्स्ट हैंड, वो सोसाइटी ज्यादा अफेक्टेड है टेक्नोलॉजी से, और दे बिकम फर्स्टली अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी,
और तभी उनके लोग फिर उस पर ज्यादा बात करते हैं। जो आपको जो मतलब टेक्नोलॉजी के इश्यूज हैं उनकी क्रिटिक भी ज्यादा नील पोस्टमैन जैसे लोगों से ही मिलेगी, या और जो मैंने कुछ मेंशन किए थे जेरीमैंडर। अच्छा, जेरीमैंडर का पॉइंट ऑफ व्यू था, जेरीमैंडर मशहूर है, इन्होंने किताब लिखी थी जिसका काफी कंट्रोवर्शियल सा टाइटल है 4 Arguments for the Elimination of Television। 1980s में जब टेलीविजन हर घर में पहुंच गया था अमेरिका में, उस जमाने में इन्होंने किताब लिखी थी 4 Arguments for the Elimination of Television। उसमें उन्हें वही वाली जो मैं बात करता, मीडियम इज द मैसेज, उन्होंने ये दिखाया था कि टेलीविजन के थ्रू कितना ज्यादा सोसाइटी पे अफेक्ट हो रहा है जो कि रजिस्टर भी नहीं हो रहा, जो लोग जिसके बारे में सोचते ही नहीं है कि उसका आपका मेंटली, आपका मेंटालिटी से अफेक्ट हो रही है, आपकी सोशल कोहेजन उससे हो रही है। पहले लोग एक दूसरे से बात करते थे, आप बैठ के टीवी देखते हैं, उसमें आपका माइंड जिस तरह इस्तेमाल होता है वो एक पैसिव चीज है। तो आप पहले गुफ्तगू करते थे, आप पैसिवली इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है इंसान पे। और भी पॉइंट्स थे उनके कई। तो उसमें जाहिर है ब्रॉडर एक सोशल ऑर्डर, कौन ये चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा है, कौन बेनिफिट करता है, वो इन्होंने नील पोस्टमैन ने भी पूछा है। बट जेरीमैंडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले पॉइंट से रिलेटेड है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज की जो फॉस्टियन नेचर है उसकी वजह ये है कि टेक्नोलॉजिकल मैंने और आपने नहीं ये चीजें शुरू की। अब तो थोड़ा डेमोक्रेटाइजेशन कह सकते हैं, शायद हो ऐसी चीज के एंटरप्रेन्योर्स कुछ कर रहे हैं ये खुद ही, मगर जनरली ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल चेंज जो आया है इन द लास्ट फ्यू 100 years वो एक छोटा तबका लाया है जिसको उससे काफी फायदा था। अब ये इवन लास्ट 100 ईयर देख लें, गाड़ी दोबारा बात करें, जेरीमैंडर की एक और किताब है, टेलीविजन वाले ने मेरा ख्याल है सर्च फॉर द सेक्रेड, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी इशू पे, किसी भी नई टेक्नोलॉजी पे कभी सोशल कॉन्वर्सेशन नहीं होती। और ये वो अमेरिका के बारे में लिख रहे हैं, मगर मैं तो कहूँगा किसी भी मुल्क में यही हालात है, बल्कि हमारे और भी बुरे हालात हैं। इसलिए यहाँ पे तो बिल्कुल ही ना ब्लाइंडली जो आ रही हैं चीजें विदाउट एनी, यहाँ की हर गवर्नमेंट जो भी होता है वो एक्सपोर्ट हो जाती है, इम्पोर्ट हो जाता है, मतलब उसमें कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं है कि अच्छी चीज कौन सी है, बुरी चीज कौन सी है। अगर वेस्ट में मकबूल है तो हम ले लेते हैं। और ये सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, कोई अफ्रीका में भी ऐसा है, मोस्ट एशियन कंट्रीज में ऐसा है। तो मगर उनका ये पॉइंट था कि जब गाड़ी मसलन when the car was introduced, there was no public conversation about whether the car is how it will affect society, कि उसके क्या माशरे पे उसका अफेक्ट क्या होगा। वो क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी? इसलिए कि किसी के पास पैसा था, कैपिटल था, वो पैसा लगा के उस चीज को आगे प्रोपेगेट कर सकता था। हेनरी फोर्ड था भी थोड़ा प्रोपेगेंडिस्ट टाइप बंदा, उस थोड़ा सा हेनरी फोर्ड पे पड़े। तो वो एक गाड़ी को इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस हो गई अमेरिका में विदाउट एनी सोशल कॉन्वर्सेशन कि लोगों को इसकी जरूरत है। असल में मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम में तो यही है ना कि आपको जरूरत से नहीं वो रिलेट, अगर आप लोगों में चाहत क्रिएट कर सकते हैं, उनको कोई चीज बेच सकते हैं, तो इट कम्स ऑन द मार्केट। मतलब पूरा सिस्टम ही इस तरह बना हुआ है। जाना हमारी मैंने किसी जमाने में इकोनॉमिक्स पढ़ता था, मैं जब गया था बैचलर्स डिग्री करने यूएस, तो मैं पहले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, तो मैंने छोड़ी थी जब एक क्लास में हमें इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा, उसमें इंसान को आइडेंटिफाई किया था एज अ कंज्यूमर विद अनलिमिटेड नीड्स या अनलिमिटेड वांट्स। मैंने कहा इंसान की अगर ये डेफिनेशन है तो ये बहुत एक मखसूस किस्म की डेफिनेशन है, जिसमें इंसान इज जस्ट मतलब एक डिजायरस मटेरियल बीइंग। कुछ हद तक इंसान ये है, मगर इसको अगर महदूद कर जाके दैट्स द रियलिटी ऑफ इंसान, तो फिर तो इंसानियत जिसे हम इंसानियत कहते हैं वो तो इंसान के डेफिनेशन में फिर आएगी नहीं कि देयर इज एनी काइंड ऑफ हायर पर्पस टू बीइंग अ ह्यूमन अदर देन बाइंग गुड्स। इन्होंने आपने लिखा प्रॉफिटियरिंग, बिल्कुल। तो ये बेसिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आपके हाथों में आता है
उससे कोई बेनिफिट कर रहा है। और ये नील पोस्टमैन का सेकंड पॉइंट इससे निकलता है, मगर मैंडर की पहले बात खत्म करते हैं। तो जेरी मैंडर की बात यही थी कि कोई भी कंप्यूटर इसी तरह आया, वो पहले मिलिट्री से शुरू हुआ, इसलिए हुआ, फिर वो कॉर्पोरेशंस वगैरह ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फिर उन्हें ख्याल आया यार इसको इंट्रोड्यूस करते हैं आम बंदे पे के लिए, वो तो बड़े पैसे बन जाएंगे। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसको सेल करने का तरीका किया कि आप ये, उसमें ने भी एक पॉइंट में इसको दिया था कि आप अपना बैंक बैलेंस बड़ा अच्छा रख सकोगे, दिन आपका ऑर्गेनाइज हो सकेगा, घर बैठ के आप ऑर्डर कर लो चीजें, ये वो। आम बंदे को एक कंप्यूटर की एफिकेसी बेचने में इस तरह के आर्गुमेंट्स पहले इंट्रोड्यूस हुए। तो बेसिकली इसमें जेरी मैंडर का सवाल था कि इतने मेजर चीजें जो कि पूरी आपकी सोसाइटी को बदल रही हैं, उन पे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। वो जो हो जाता है उसके बाद हम बाद में पता चलता है यार, जैसे ऑयल भी है, इवन या गाड़ी ऑयल इस्तेमाल करती है, पहले तो लोगों ने सोचा ही नहीं था, आप कह सकते हैं शायद पता ही नहीं था कि उसका बुरे इफेक्ट्स हो सकते हैं, मगर वो इंट्रोड्यूस हो गया इसलिए कि लोग खरीदने वाले थे, उसको प्रोपेगेट किया गया, और इसी तरह वो एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ बन गया। तो कि कोई सोशल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए कि एक माशरे में कि हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस माशरे में, उसका क्या इफेक्ट होगा लोगों पे और हमारे कल्चर पे, हमारे पर्सनल लाइव्स पे, हमारी कम्युनिटी पे। और ये चीज नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस तरह आती है 5 साल बाद, 2 साल बाद, बल्कि कोई नई चीज आ जाती है, 5 साल बाद पता चलता है इसकी वजह से ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। लोगों के, जिन आपने से हजरात के अगर कोई टीनेजर बच्चे हैं जिन्होंने मोबाइल, या यंग भी हैं, मोबाइल फोन का सोचे कि उसका क्या फर्स्ट हैंड बड़ा अच्छा सा लगता है, जो ये मोबाइल, चलो यार मुझसे ज्यादा बच्चा तंग नहीं करेगा, मोबाइल फोन पे लगा रहेगा, मगर उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो काफी मुख्तलिफ है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी है। ठीक, तो इसमें अगर आपकी कोई, इसमें मैं फिर पूछता हूँ, अगर आपको सारों में, मैं एक तो ये जो फॉस्टियन वाला डायमेंशन है या ट्रेड ऑफ वाली डायमेंशन के एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आमतौर पे पॉजिटिव नजर आती है मगर इसकी काफी नेगेटिव साइड भी होती हैं, तो आपको एक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किसी को कोई भी टेक्नोलॉजी, इस आइडिया ऑफ नील पोस्टमैन से आप रिलेट कर सकते हैं? कोई ऑब्जर्वेशन कोई भी आपने से देना चाहिए पाकिस्तान में मसलन कौन सी ऐसी चीज है जो कि जिसका काफी एक शायद मतलब उसके सोशल इफेक्ट्स हैं काफी ज्यादा, जो नील पोस्टमैन ने जो पॉइंट दिया है इसकी तस्दीक करते हैं या? डॉक्टर साहब ये इससे ताल्लुक करते हैं जी। पाकिस्तान में भी आई एम श्योर ये अब शुरू हो गया हुआ है। मैं पर्सनल आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। गूगल मैप्स, जब तक गूगल मैप नहीं आया था तो मेरा हादसा भी बड़ा अच्छा था, मुझे सड़कें भी याद रहती थी। और ये मैं अमेरिका में तो ये हुआ ही हुआ है, पाकिस्तान में भी ये मेरे साथ हुआ है कि मैं जा रहा हूँ उर्दू बाजार और ये वो, और मुझे ज़्यादा गूगल मैप पे जो रिलायंस है वो मेरी बहुत ज़्यादा थी एज अपोज टू कि मुझे याद है कि मैंने नहर से मैंने मॉल में जाना है, मॉल रोड से मैंने यहाँ मुड़ना है। उसमें एक ये भी फैक्टर था कि अब ये ब्रिजेस इतने बन गए हैं कि वो बड़ा रिलायंस बहुत हो गई, लेकिन ये जो गूगल मैप की जो एक एक माइन्यूट से वो जो टर्न है उस पर रिलायंस, उसकी वजह से ये हुआ है कि वो जो एक इंट्यूशन आपकी होती है वो खत्म हो गई है, और इट्स वेरी बैड। मेरे ख्याल में ये मेजर इम्पैक्ट है। अमेरिका में तो है ही है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान वालों को भी ये महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो इंटरनेट से पहले ये बात नहीं थी, और इंटरनेट पे बाद में जाएंगे, लेकिन ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने कहा शेयर। हाँ नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली, बल्कि जी 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 इसमें मोबाइल फोन्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो उसके जो बच्चों पे असरात हैं वो तो पाकिस्तान में भी अब देखे जा रहे हैं।
ख़ास तौर पे कंसंट्रेशन पावर का लूज होना, रिटेंशन पावर जो है। अब मिसाल के तौर पर छोटे बच्चों में मैंने देखा है कि अगर आप उनकी राइटिंग में देखें तो फ्लो नहीं है, स्पीच में भी देखें तो फ्लो की कमी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप लेट्स से अगर किसी बच्चे को कुछ मेमोराइज करने को कह रहे हैं, तो अगर आप उसको कोई बड़ा सा जुमला मेमोराइज करने को कहें तो वो बच्चा कहता है इसको छोटे छोटे जुमले में पहले मुझे बताओ। जुमले का सेंटेंस की लेंथ जरा सी एक थ्रेशोल्ड से आगे चली जाए तो वो रिटेन नहीं कर पाता। जबकि मैं मतलब अपनी बात अगर कर सकता हूँ तो मैं अच्छे खासे लंबे जुमले भी 2-3 बार सुनने के बाद मैं रिटेन कर पाता था। अब जो है अगर आप एक बड़ा सा जुमला, लंबा सा जुमला, वो अगर आप 100 मरतबा भी बता देंगे तो मुमकिन है पॉसिबिलिटी कि वो रिटेन नहीं कर पाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में अगर उस सेंटेंस को ब्रेक करके बताएंगे तो शायद फिर वो कर लेगा। तो ये वाकई देखा गया। और फिर मिसाल के तौर में एक और एग्जांपल आपको देता हूँ इसी से रिलेटेड, कि जैसे किरत है, कुरानिक रेसिटेशन है, उसमें मैंने देखा है कुछ बच्चों में आजकल, अब आई डोंट नो इसको हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस लिमिटेड हो, मेरे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो किरत भी जब कुरानिक रेसिटेशन भी कर रहे होते हैं तो तोड़ तोड़ के कर रहे होते हैं, उसमें फ्लो की कमी नजर आती है। मिसाल के अनलेस वो बहुत ज्यादा उनको ट्रेनिंग ना दे दी गई। जबकि मेरे वक्त के अंदर अगर आप किसी भी राह चलते, सड़क में चलते हुए किसी बच्चे को कहते कुरान की रेसिटेशन करो तो उसमें एक नेचुरली एक फ्लो नजर आता था। मतलब मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है लिमिटेड हो, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स मेरी अपने मैंने खुद देखी है तो मैंने कहा मैं शेयर कर। तो ये हो सकता है कि ये सब का ताल्लुक ऐसी टेक्नोलॉजीज के साथ हो जिनमें मोबाइल शायद सर फहरिस्त है, रिटेंशन पावर, कंसंट्रेशन पावर का कॉम्प्रोमाइज होना काइंड ऑफ, क्योंकि वो इमेजेस इतनी तेजी से बदल रहे होते हैं, टीवी भी है, मोबाइल भी है, कि वो एक तो तहम्मुल मिजाजी भी जो है वो भी अफेक्ट होती है, तबीयत में ठहराव भी नहीं होता, और बर्दाश्त की कमी भी इससे शायद होगी, जो मुझे लगता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जैसे अब YouTube के ऊपर अगर आप वीडियोस देख रहे हो, अगर एक लंबी वीडियो उसमें एक फेज आया जो बोरिंग है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब अगर कोई लाइव वीडियो चल रही हो तो मैंने देखा है एक दो बच्चे लाइव वीडियो चल रही को बोरिंग फेज आया तो कहते हैं इसको फॉरवर्ड करो। तो मतलब इस तरह की मतलब के रवैये नजर आ रहे हैं। तो ये और बोरियत जो है, बेसिकली बोरियत को क्या कहते हैं, बर्दाश्त ना करना, बोरियत को जिसे कहते हैं क्या मतलब के बोरियत की वजह से जिसे कहते हैं कि इरिटेट होना, ये बड़ी खतरनाक एक्चुअली ट्रेंड्स हैं खास तौर पे बच्चों के अंदर। मेरे हिसाब से तो बच्चों को एक बोरियत के फेज से गुजारना चाहिए एवरी नाउ एंड देन ताकि उनके अंदर बर्दाश्त पैदा हो। हाँ जी बिल्कुल। अभी ये इस पे छोटा सा पर्सनल एनेक्डोट मैं देना चाहूंगा। मेरी बेटी जो है वो बचपन में सेल फोन से पहले, मैंने सेल फोन खरीद के कभी नहीं देना था, मेरा ख्याल है वो बहुत ही मगर उनके ग्रैंडफादर ने दे दिया। तो उसमें उससे पहले मेरी बड़ी जो बेटी है वो 300-400 किताबें पढ़ चुकी थी बाय द एज ऑफ 11-12, मतलब बहुत ही एविड रीडर थी। एकदम सेल फोन आ गया तो उसके बाद मेरा ख्याल है उसने 10 किताबें पढ़ी है द नेक्स्ट 5-8 years। और उससे बल्कि उससे मेरी बात भी हुई, कहती है मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकती किताब पे। इवन फिल्म, अब किसी बार में कहता था बच्चों टेलीविजन में देखो किताबें पढ़ो, अब मैं कहता हूँ कि टेलीविजन आके देख लो, सेल फोन से तो तुम दूर हो गए, अपने कमरे में बैठे सेल फोन पे, उससे बेहतर यहाँ पे आके और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। यही वाली बेटी जो है कहती है मुझसे अब फिल्म इतनी लंबी होती है, टिकटॉक 5 seconds का होता है, 10 seconds, तो अब मैं 1 घंटे की 1.5 घंटे की बैठ के कैसे फिल्म देखूं, हालांकि सारी उम्र देखती आई है। तो वो एक जाहिर है ऐसा बच्चा जिसने कभी देखी ही नहीं, उसकी डेवलप ही नहीं हुई, जिनकी हुई है उसमें भी उनकी भी एक मतलब ये बहुत ऑब्वियस इस तरह की चीज है। एनीवेज, जुनैरा का नाम जुनैरा ही है ना? मुझे जी सॉरी जरीन जी सॉरी इंटरेस्टिंगली ऑफ कोर्स अगर आप मेडिकल फील्ड में देखें तो इन नो डाउट बहुत ज्यादा फायदे हुए इसके, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कैपिटलिस्टिक एटीट्यूड था, किसने पैसे बनाए, बट मेडिकल फील्ड में देख लें, एरोनॉटिक्स में, आई मीन लॉट ऑफ अदर थिंग्स। I want to comment on something very interesting which I noticed here.
For the last almost 3 months now, another, I think 2.5 महीने हो गए मुझे, I've been in Sweden. यहाँ पे जिंदगी एप्स पे चलती है. Everybody has the phone, और इस फोन पे उनके पास डाउनलोड किए हुए एप्स है सारे. पूरी जिंदगी इनकी एप्स पे चल रही है. आप टिकट ऐप के ऊपर है. अगर आपने कहीं फोन करना है तो आपको हफ्तों का अपॉइंटमेंट मिलेगी, जिसके बाद फिजिकल कोई ना कोई एक आपको, अगर कोई गाइडेंस लेनी है, कोई मशवरा करना है, एवरीथिंग इज डिजिटल पीरियड. जिसकी वजह से मैंने बहुत नोटिस किया कि देयर आर पीपल हु आर वेरी ओल्ड. अब ये सारी जिंदगी बन गई है इर्द गिर्द, जवानों के इर्द गिर्द जिंदगी घूम रही है. जवानों के लिए ही सब कुछ बन गया है. उनकी स्पीड भी तेज है, उनको लाइक्स भी चाहिए, उनको फौरी सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, हर चीज. अब वो मेल का जवाब भी उसी वक्त आ जाता है. ये सारी बहुत अच्छी बातें भी है, ऑफ कोर्स, यस, वी नो दैट. But very old people are suffering. The minute you are past 55-60, आपके लिए कोई जगह नहीं है. आपके लिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते. Because I experienced an older woman. She came into a bank, मुझे कुछ पैसे चेंज करने थे, and she said कि मुझे बहुत चीजें याद नहीं, मैं घर छोड़ आई हूँ, उसके पास एप्स नहीं थे. And they couldn't help her because उनका पूरा सिस्टम रुक जाता है जहां पे टेक्नोलॉजी उनको सपोर्ट नहीं कर सकती. कोई जरा सी आउट ऑफ द ब्लू. We were on the train from Gothenburg to Stockholm. Twice what happened, the light. Can you imagine कि बिजली चली जाए? 2 दफा ये हुआ. 15-15 मिनट के लिए ट्रेन रुकनी पड़ी, जिसकी वजह से ना आप दरवाजा खोल सकते थे, वाईफाई खत्म हो गया था. तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जरूरी करनी चाहिए. बट लाइक नील पोस्टमैन सेज कि वी हैव टू डिसिप्लिन इट, कीप एन आई ऑन द नेगेटिव्स एंड ट्राई अ फॉल बैक एज वेल. जहां पे टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करती, एकदम आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज आ जाती है, तो उसका भी कोई हल होना चाहिए. बिकॉज अदरवाइज विल जस्ट सॉर्ट ऑफ बिकम डिजिटलाइज कंप्लीटली. और फिर यही होगा कि हमारे बच्चे जो बाहर जाके कोई हॉबी नहीं है, कोई आउटर गेम्स नहीं है, तो इतने इतने मुन्ने मुन्ने वो कदों के बन जाएंगे, 2 बड़े बड़े एंटेना सर पे निकल आएंगे, एंड दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू हैव द नेक्स्ट जनरेशन. सो आई फील वी हैव टू कीप एन आई ऑन एवरीथिंग. थैंक यू. ये आपका पॉइंट, उसका थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जो थर्ड है, उससे भी रिलेटेड है कि टेक्नोलॉजी, जो आप जो बता रही हैं चीज, कि आप पूरी लाइफ जो है टेक्नोलॉजी इज रनिंग इट, तो टेक्नोलॉजी पे आप इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि यू आर नॉट कंट्रोलिंग द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज कंट्रोलिंग यू. कि सोसाइटी जो है वो एक टेक्नोलॉजी इज शेपिंग इटसेल्फ अराउंड व्हाटएवर टेक्नोलॉजिकल चेंज कम्स, उससे पूरी सोसाइटी शेप हो रही है, रेदर देन उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना कि आप सोसाइटी में जहाँ पे उसके पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं वो किए जाएं. तो अल्टीमेटली हु इज इन चार्ज, इंसान या मशीन्स. तो ये वाली बात भी आ जाती है. मैं उसकी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बात नहीं कर रहा, बस जो आप कह रही थी उसमें. मैं जी, आई सेकंड एवरीथिंग व्हाट अदर्स हैव सेड, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा हाई इनकम सोसाइटी का है. इवन आप पाकिस्तान से बात करें तो आप उन लोगों की बात करें जो सोशो इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं और जो इन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं या अफोर्ड कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन तो वैसे ही रूरल है, और उसमें जो जेंडर डिवाइड है विद इन द कंट्री, दैट्स ऑल्सो ह्यूज, जिसके अंदर मुझे तो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी नजर आती हैं, सच एज करप्शन, सच एज पॉवर्टी, सच एज ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस स्पेशली अगेंस्ट वुमेन. और पाकिस्तान में बहुत रिसेंटली कोविड टाइम्स के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस की जितनी इंक्रीज हुई थी, इट वाज वर्ल्ड वाइड, बट पाकिस्तान के अंदर भी women were suffering, जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन और डिजिटल फोरम्स तैनात किए थे, जिसके अंदर women could report, because रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स भी सेफ नहीं थे for women. बट उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये फेस आया कि women didn't have access to the cell phones.
Most of the cell phones were owned by their husbands and they couldn't have access to that technology, or they didn't have access to their computers or laptops जिसके अंदर वो reporting mechanisms भी नहीं कर सकती थी ना। मुझे तो ये issues भी नजर आते हैं कि जो lack of technology है उसका भी solution नहीं, वो भी solution नहीं है। Definitely technology itself has a lot of issues जो सबने बात भी की, but I do feel कि जहाँ पे हम बात करते हैं, आपने बात की, आप बात कर रहे थे एक बुक की जो कि टेक्नोलॉजी और सेक्रेडनेस की थी, शायद मे बी by some author that you talked about later, जेरी मेंडर ने शायद वो किताब लिखी है, right? So but I also wanted to know कि ये क्या टेक्नोलॉजी, lack of technology का जो है गैप, वो रिलीजन इटसेल्फ सॉल्व कर सकता है? जो जितने भी मैंने इश्यूज आपको बताए, पाकिस्तान मेजॉरिटी 98% मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पर ये प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे रेप क्राइम्स हैं, वायलेंस है, सेक्सुअल अब्यूज है, चाइल्ड अब्यूज है, ये सारे इश्यूज भी हैं, क्राइम रेट्स आर हाई। तो क्या रिलीजन इटसेल्फ कैन सॉल्व दीज इश्यूज? और फिर आपकी गवर्नमेंट लेवल पे करप्शन है, जो भी टेक्नोलॉजी ने सॉल्व की, क्योंकि आपकी जब नादरा में कंप्यूटराइज्ड हुए तो उन्होंने आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो भी फिंगरप्रिंट बेस्ड कर दी हैं। तो अब आपके पास जो कॉपी करने का या लोग जो थे जाली पेपर्स बनवा लेते थे, वो मैकेनिज्म्स भी काफी हद तक कम हुए हैं। सो आई वांट टू नो कि लाइक क्या सोल्यूशन है, लाइक अगर हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ना करें, सो व्हाट इज द सोल्यूशन जिनसे हम ये सोशल इल्स ऑफ द सोसाइटी खत्म कर सकते हैं? इसमें एक डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो, एक मैं इसमें ये क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि ये जिन क्राइम्स की बात हो रही है सोसाइटी में, तो अमेरिका का तो क्राइम रेट शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा है और वो मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी है। तो मुझे एक्चुअली महर, शायद आप दो बातों को कंफ्यूज कर रही हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी रीजन है इन सारे करप्शन या क्राइम्स का? अगर तो आप ये कह रही हैं तो मैं पर्सनली तो इससे डिसएग्री करता हूँ। आपको अमेरिका के अंदर भी चाइल्ड मैं आपसे कह रही हूँ कि पाकिस्तान एक मुस्लिम सोसाइटी है, अमेरिका एक मुस्लिम सोसाइटी नहीं है, लेकिन जहाँ पे जो जितने क्राइम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या वो रिलीजन बाय इटसेल्फ सॉल्व कर सकती है? दो बातों को मिक्स अप ना करें। अभी आपका मेन आर्गुमेंट ये है, आई डोंट नो इफ दिस इज योर आर्गुमेंट और नॉट, लेकिन आपने जो मेन अभी जो पिच की अपनी बात, वो ये की है कि आपको लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से सोसाइटी में कुछ इल्स नजर आ रही हैं। इज इट करेक्ट? आपकी मेन आर्गुमेंट यही है? नहीं, मैंने कहा है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी से ये इल्स सॉल्व नहीं हो पा रहे, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दी थी 2020 की कोविड-19 में, जहां पर जेंडर बेस्ड वायलेंस इंक्रीज हुई थी और गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन प्रपोज किया था, जिसकी वजह से गैप ये था कि वुमेन सिंस दे डिडंट हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, वो सोल्यूशन को अवेल नहीं कर पा रही थी। जी, तो वो, लेकिन वो पोस्टमैन का आर्गुमेंट तो वही वैलिड है। इट्स अ ट्रेड ऑफ। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के कुछ फवायद में से हो ये चीज, लेकिन फिर ये देखना पड़ेगा ना कि टेक्नोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आउटवे क्या चीज करती है, देखना तो ये पड़ेगा ना। तो उनका जो आर्गुमेंट है पोस्टमैन का, तो इट स्टिल होल्ड्स कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आउटवे क्या चीज कर रही है, एडवांटेजेस आउटवे कर रहे हैं या डिसएडवांटेजेस आउटवे कर रहे हैं। एक और मैं कमेंट करना चाहूंगा, उसके बाद ओवर टू यू डॉक्टर साहब, कि ये जो आप कह रही हैं ना कि जो ऐसी सोसाइटीज जो कि जिनमें टेक्नोलॉजी अभी इतनी पेनिट्रेट नहीं किया टेक्नोलॉजी में, उनमें आपको ये करप्शन वगैरह या ऐसी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं जिनका ताल्लुक ह्यूमन एटीट्यूड के साथ है, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन के साथ है। एक्चुअली ये तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज है ना, और जैसी टेक्नोलॉजी मोर एडवांस होती जाएगी, जो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन है ना, उसकी क्वालिटी भी घटती जाएगी। वो इवेंचुअली फिर क्या होगा, दो रोबोट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे या आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे होंगे, तो दो रोबोट्स आप बिठा दें किसी कमरे में या किसी, मतलब उनको कहें आपस में जिंदगी गुजारो, तो वहां तो कुछ भी करप्शन आपको नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, एवरीथिंग विल गो स्मूथली। बात ये होती है, और ये भी मेरा एक पॉइंट है कि ये टेक्नोलॉजी के पेनिट्रेट करने से एक ये भी हुआ है कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन है, जो रिलेशनशिप है, उसकी क्वालिटी घट गई है। पुराने वक्तों में जब टेक्नोलॉजी इतनी पेनिट्रेट नहीं की थी, तो ह्यूमन टू ह्यूमन जब रिलेशनशिप होता था, उसमें हर इंसान को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी मिलती थी। आपके सामने चैलेंजेस आते थे इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग क्वालिटीज इन योर सोल,
आपके सामने ऐसे सिनेरियोज आते थे जिसमें आप जेलस भी हो सकते थे, जिसमें हसद भी हो सकता था, जिसमें मुख्तलिफ इमोशन जो है वो आपको ओवरकम कर सकते थे। तो ऐसे सिनेरियोज जो है आगे जाके जब ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें आप अपने मोबाइल के अंदर बस गुम हैं और इर्द गिर्द आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, तो आपके सामने ऐसे चैलेंजेस भी नहीं आएंगे और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और जो आपने सोल को जो परफेक्ट करना है उसकी अपॉर्चुनिटीज भी कम होती जाएंगी उसके साथ साथ। जब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो पुराने वक्तों में होती थी कि जिसमें आपकी जो सोल की जो आपकी कमजोरियां हैं, ऐसी क्वालिटीज जो एस्टैब्लिश नहीं है, वो एक्सपोज होने के जब चांसेस ज्यादा हो तो फिर आपको यकीनन वहां परसेंटेज बाज़ाहिर मिलेगी जहां आपको मॉरल करप्शन नजर आएगी। तो एक्चुअली ये मॉरल करप्शन का नजर आना ये इन अ सेंस ये भी इंडिकेट करता है कि किसी हद तक अभी भी ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन कायम है। इससे ये भी इंडिकेट करता है कि रोबोट्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे। बस ये मेरा कमेंट था। थैंक यू। इंटरेस्टिंग। मैं इसमें बहुत ही कहूँगा, आपने काफी चीजें कह दी, मेरे ख्याल में बहुत ही रेलिवेंट नहीं है जो आप कह रही हैं। नील पोस्टमैन का आर्गुमेंट जो है उससे बहुत ज्यादा इसकी रेलेवेंस नहीं है। आप बहुत ही स्पेसिफिक बात कर रही हो, नील पोस्टमैन बहुत ब्रॉड बात कर रहे हैं, मगर सिंस जेरीमैंडर की मेंशन किया था, रिलीजन का भी तो बात ही नहीं हुई। मगर उस किताब का नाम एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ द सेक्रेड है। उसमें जेरीमैंडर का एक बेसिक आधी किताब जो है वो है एक क्रिटिक ऑफ वेरियस काइंड, जो जैसी मैं बात कर रहा था कि टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो एक सोसाइटी को किस तरह अफेक्ट करता है और वो एक कैपिटलिस्ट या एलिट्स जो हैं वो उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं और फिर वो पूरी सोसाइटी पे उसके इफेक्ट्स होते हैं और जिसका आम बंदे की उसमें कोई कॉन्वर्सेशन में कोई हिस्सा ही नहीं होता। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज आम बंदा नहीं ला रहा। आप आम बंदे की बात कर रही थी और एलिट्स की, तो मैं बिल्कुल मेरे ख्याल में मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ इससे। जो आप हो सकता है गांव का इज डिफरेंट, मगर गांव के लोगों को भी हर किस्म के टेक्नोलॉजी के इफेक्ट्स होंगे। अगर इन्वायरमेंटल तबाह होगी तो वो भी मरेंगे, मतलब बल्कि वो ज्यादा मरते हैं लोग जो कि एट द एंड जो इकोनॉमिकली नॉट वेल टू डू हैं। तो मैं भी आपको देता हूँ एक सेकंड। तो जेरीमैंडर के दो डिफरेंट उसके था। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ये था कि एलिट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं, बाकी सारों को भुगतना पड़ता है, मतलब आई एम जस्ट सेइंग इट, मगर विदाउट रियली कॉन्वर्सेशन ऑफ सोसाइटी। उसका सेकंड पार्ट ऑफ द बुक का था नेटिव अमेरिकन के बारे में था। वहां पे वो सीक्रेट वाली चीज आ रही थी कि नेटिव अमेरिकन सोसाइटी में टेक्नोलॉजी ने कितने डेवस्टेशन, आगे उनके बुरे हालात थे मगर किस तरह की डेवस्टेशन आई, और उसमें इस तरह की बातें भी थी जो कि ये जो अभी अब्बास साहब बात कर रही थी कि वो एक ऐसी सोसाइटी जो वेल इंटीग्रेटेड थी, जिसमें कम्युनिटी वाज द फोकस और उसमें टेक्नोलॉजी के बगैर एक बहुत मीनिंगफुल लाइफ लोग जी रहे थे। वो हमारी सोसाइटी नहीं है, समथिंग एल्स। वो रिलीजन का क्या रोल है ये वो तो एक अलग बात है, उस पर वो शुरू किया वो तो हम 6 घंटे बात कर सकते हैं। एनीवे जुबैर साहब। जी मैं सिर्फ एक कमेंट ऐड करना चाह रहा था। जो मेहर कह रही थी उसमें दो क्विक सी चीजें थी। एक तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो उन्होंने एग्जांपल गांव की दी उसमें जो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है, तो ये जो एक बात पोस्टमैन ने ये जरूर कही है कि टेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो हर दौर में बदलती रहती है। तो ये किसी के पास अगर ट्यूब वेल भी है तो वो भी एक टेक्नोलॉजी है। अब एक उसकी इवॉल्व टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो किसी के पास ना होना इट्स नॉट सच अ मतलब ये कोई वो नहीं है कि हम कहें कि हम पीछे रह गए हैं, क्योंकि हर दौर में वो जो उसका स्टैंडर्ड है वो बदलता रहेगा। तो इट्स लाइक कि टीवी का मॉडल है या कंप्यूटर का मॉडल है, वो तो हर 2 साल बाद चेंज होता रहता है, तो अब वो आप भाग नहीं सकते उसके पीछे। एक तो क्विक कमेंट मैंने ये देना था। दूसरा मैंने ये इनकरेज करना था मेहर को कि हर चीज का ट्रेड ऑफ है, तो ये डिसाइड कर लें। और अब्बास साहब ने भी इस पे जिक्र किया कि वो डिसाइड होता है कि फिर इसके फवायद और नुकसानात में से कौन सी चीज आउटवे करती है। और लेकिन ये तो बात तय है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो कि अच्छी भी बाज़ाहिर लगे, वो किसी ना किसी चीज को रिप्लेस जरूर करती है, यानी कि एज अ ट्रेड ऑफ लेकर आती है। तो आपने अपने लिए डिसाइड करना है कि वो आपके लिए सूदमंद है या नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैंने पोस्टमैन से लिया और मैं इसको बस हाईलाइट करना चाहता था। बस ये मैं कहना चाह रहा था। जी थैंक यू। और भी लोगों ने अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं, वो आप देख सकते हैं चैट पे।
वर्किंग फ्रॉम होम और ऑनलाइन लर्निंग, वो डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है। बुशरा, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपने जो लिखा है इस पे कुछ मुख्तसर सब ये what about terms such as entertainment or infotainment, क्या आपका क्या पॉइंट है? जी, मैं थोड़ा सा ये आपकी बात से मेरा सोच रही थी कि these terms such as entertainment, जैसे हम, because I'm into teaching for the very long time, so मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि it's not कि वो भी है कि हम constantly नई generation को criticize नहीं कर रहे, but मेरे साथ भी हुआ है, मैं ऑब्जर्व भी किया है कि फॉर इंस्टेंस अब दो किस्म के लोगों में मैं कॉन्ट्रास्ट जो ऑब्जर्व किया वो शेयर करना चाहती थी। एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या पहले भी इसी तरह से हम एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे होते थे कि फॉर इंस्टेंस इफ आई एम टीचिंग अ क्लास एंड द क्लास इज ऑफ, क्योंकि आई टीच स्टूडियो क्लासेस तो वो लंबे आवर्स की होती हैं, तो अगर 6 घंटे क्लास है या 7 घंटे की क्लास है तो स्टूडेंट कहेगा कि मैं थक गया हूँ और मैंने और काम नहीं करना, या मैं थोड़ी देर मूवी देख लूं, या मैं हाँ मोस्टली यही होता है, मैं थोड़ी ब्रेक चाहिए, मूवी देखनी है, मैं कहीं चले जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीजें। तो मुझे था कि अगर दिमाग थक गया है काम करते करते, ड्राइंग करते करते या डिजाइन बनाते बनाते, सो वो भी तो एक दिमागी काम है। So you need sort of a break. Maybe you need to close your eyes. You need feel like shutting the brain for a while. But वो जो switch है, for instance, movie was not a, for my understanding initially, it was never a sort of entertainment वाली चीज. It had a concept, it had a storyline, it had a more meaningful purpose, जिसके लिए वो देखी जाती थी. So, अब उसका भी एक तरह से एक फॉर्म चेंज हो गया है। जैसे ये बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली चेंजेस, सो एट द सेम टाइम अब मैं एक और चीज से कंपेयर कर रही हूँ। इफ आई हैव, सिंस आई टीच टेक्सटाइल, सो इफ आई हैव अ जुलाहा जो वीव कर रहा है, उतने घंटे वो काम कर रहा है, पर वो ये नहीं कहेगा कि मिस मैं थक गया हूँ, मैं जरा कोई गाना सुन लूं या मैं कोई मूवी देख लूं। Both the concept towards life, both the concept towards work and थकना या ब्रेक लेना बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऑल्दो वो पैरेलल एक ही सोसाइटी में वो दोनों लाहौर एग्जिस्ट करते हैं, सोशली बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट दोनों की जो सोच है उसमें बहुत फर्क है। एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लाइफ, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स वर्क is so vastly different from each other, जो हमें हर वक्त रोज नजर आ रहा होता है, और चीजों के मीनिंग within those 2-3 years, 5 years, 10 years have completely changed into something more meaningful to a more meaningless activity. And at the same time, telling yourself constantly कि अच्छा, after 4 hours of work I deserve a 1 hour break, which is in a way not a break, but you are sort of involving yourself in some other which you are calling entertainment में आप कर रहे हैं। बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा, माइंड को रेस्ट नहीं मिल रहा, आईज को रेस्ट नहीं मिल रहा, which is meant कि आपको ब्रेक चाहिए, but you are involving itself. So वो जो बात हो रही है ना कि how technology has sort of transformed our mind, वो एक और तरह की जिसको मैं शायद अल्फाज नहीं को दे पा रही, मैं खुद भी समझना चाह रही हूँ कि वो क्या चीज है, just change the mind completely, कि आप दौड़े हैं कॉन्स्टेंटली एक चीज के पीछे जो शायद उस मकसद के लिए नहीं बनाई गई थी, बट अब उसकी भी फॉर्म कुछ और बन गई है। So just I'm trying to make some sense and trying to understand if you can sort of more elaborate on it maybe. हाँ, मुझे कुछ हद तक ही आपकी बात समझ आई मगर मतलब आपके अच्छे उसमें पॉइंट्स थे, उसमें मेरे दिमाग में कुछ रिलेटेड चीजें आई थी, और उसमें एक तो जो आपसे डायरेक्टली मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात थी, मैं इसलिए पूछना भी आपसे चाह रहा था ये एंटरटेनमेंट वाली, कि नील पोस्टमैन ने का काफी काम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, कि आज उसकी एक टेक्नोपॉली से ज्यादा मशहूर बुक है अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ, अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ, पब्लिक डिस्कोर्स इन द एज ऑफ शो बिजनेस।
कि हर चीज को एंटरटेनमेंट में तब्दील कर दिया गया है। जैसे टीवी का मीडियम है या कंप्यूटर इंटरनेट का भी कुछ हद तक, या स्पेशली ये सोशल मीडिया, तो वो एक एंटरटेनमेंट जो वही है। मुझे आपकी कई जो बातें लग रही थी वो उस तरह की बात ही मुझे एटलीस्ट उसमें नजर आ रही थी कि आप कि मोड जो है वो मूवी की जो बात कर रही थी आप, मगर आम दूसरी जैसे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स भी एंटरटेनमेंट अमेरिका में पहले बनी, वो इसलिए कि आप टीवी पे आके एक दूसरे से मुनाजरा करें, ये वो। हमारे अब आप टॉक शोज देख लें, टीवी में देख लें, 24 घंटे सारे न्यूज चैनल्स चल रहे होते हैं, ज्यादातर न्यूज चैनल्स ही हैं। तो और वो पॉलिटिक्स इज लाइक शो बिजनेस, तो वो यहाँ पे भी तो एक उसका भी इसमें मतलब एक वो उस पर कोई स्टडी कर सकता है कि टीवी का जो यहाँ पे सारे ये सैटेलाइट चैनल्स वगैरह शुरू हुए, पब्लिक डिस्कोर्स के बेस पे क्या इफेक्ट हुआ। और आपकी दूसरी बात भी थी उसमें, शायद मेरे दिमाग में एक और बात आई थी, ये वेकेशन या ब्रेक लेने का। तो आप ये कह रहे थे कि ब्रेक लेना जो है उसका थोड़ा सा आप जरा मुख्तसर तरीके से ब्रेक के मतलब क्या कहते हैं, मुझे वो इंटरेस्टिंग आपकी बात लगी थी। मगर ये ब्रेक जो है वो अब एंटरटेन, जो पहले जैसे आप एक रिलैक्स वाली चीज होती थी, अब वो भी भाग दौड़ हो गई है, ये समथिंग लाइक दैट। मतलब मुझे ये थोड़ा सा लग रहा था कि ब्रेक हर एक को मतलब एक रूटीन से हटकर एक वो चाहिए होता है, वेयर यू गो इनटू सर्टन अपने आप की जितनी भी चीजें आप स्टॉप करके एक सर्टन उसमें मोड में जाते हैं या जो भी। वो जो डिजायर है, कांस्टेंट डिजायर कि आफ्टर अ फ्यू आवर्स आई नीड सम एंटरटेनमेंट, एंड व्हिच इज also coming from the fact कि all those चाहे वो टेलीविजन है या अब और आपके सोशल मीडियाज हैं या जितने भी फॉर्म्स हैं, they are constantly selling themselves as a means of expressing yourself, A, and B, as a means of entertainment. Okay, this is where you project yourself. Nobody is listening to you. Go to the social media site and you would post your pictures and post your comments and the thinking pattern you have and blah blah blah. And then there's also another selling pitch which is like entertainment कि आपको दिमाग को सुकून मिलेगा और आप entertain होंगे या जो भी सारा कुछ है। So वो सारे सेलिंग के लिए हैं और वो बहुत हद तक बाय कर लिए गए हैं, वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में चीजें आ चुकी हैं, just can't run away from it. That's right. क्या हमारी इतनी नीड है भी हर वक्त ब्रेक लेने की और एंटरटेनमेंट की? आई एम नॉट अगेंस्ट ब्रेक, आई एम नॉट अ वर्कहॉलिक एट ऑल, बट मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़े से ऑब्जर्व करते हुए फर्क लगते हैं with the various generations that I constantly deal with every day. इसमें आप वैसे आपकी बात काफी वो वसी भी पहुंच सकती है। मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि कार्ल मार्क्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्रिटिसिज्म जो था मॉडर्न वर्क के बारे में, काम के बारे में, वो ये था कि जो पहले किस जमाने में काम होता था, ये मेरे ख्याल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही है, कि पहले जो काम होता था, द आर्टिसन, यू आर आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन और इस तरह की चीज ना, यू हैड योर ओन ट्रेड, उसमें आप प्लेट बनाओगे, जैसे यू आर ब्लैकस्मिथ या यू आर पॉटर या जो भी है आप, यू मेक योर ओन प्लेट या योर ओन एंड यू सेल पॉटरी, यू सेल हाउस होल्ड गुड्स। तो वो उसमें आपका एक चीज आएगी कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी इजहार होगी, और उस क्रिएटिविटी में एक जॉय है, आपका एक you get kind of a joy from that, कि उसमें उस क्रिएटिविटी से आपका you feel fulfilled. जब तो मार्क्स कहते हैं जब मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई और मॉडर्न फैक्ट्री वर्कर आया, तो वो मार्क्स का आइडिया एलियनेशन का, कि one became alienated from one's work, इसलिए कि आप पुरानी जो फैक्ट्रीज थी, वो अगर आपने चार्ली चैपलिन की बड़ी बेस्ट मुझे सबसे मूवी उसकी नजर आ लेती है मॉडर्न टाइम्स, वो भी मॉडर्न टाइम्स की कुछ तनकीद है तो मॉडर्न टाइम्स उसमें वो दिखाते हैं काफी। और वैसे भी देखा होगा पुराने जमाने की फैक्ट्रीज जो होती थी, अभी भी कुछ है कि एक बंदा है वो सारा दिन सुबह से शाम कोई जैसे कुछ बन रहा है, जैसे आजकल गाड़ियां बनती है, तो आपने उस गाड़ी का बस टायर लगाना है रोज,
रिटायर भी नहीं, क्या पता आपने कोई गाड़ी कोई मशीन बन रही है उसका एक बेल्ट लगानी है, आपको ये पता भी नहीं मशीन शायद क्या है, शायद आपको कोई थ्योरेटिकल आइडिया हो, ना वो मशीन आपकी प्रॉपर्टी है, ना आपने उसे शुरू किया था ना खत्म करना है। तो एक आप एक you're just a cog in the machine, cog in the wheel of production। तो इसके मैं इसको जरा ब्रॉडली अप्लाई करूंगा कि मार्क्स का आइडिया रियली अप्लाइज टू मॉडर्न वर्क। आप फैक्ट्री में नहीं भी बैठे हुए तो मॉडर्न वर्क इज इम्पर्सनल बहुत ज्यादा, एटलीस्ट अनलेस आप खुद क्राफ्ट्समैन हो या सिर्फ अपना कुछ करते हो जिससे आपको फुलफिलमेंट मिलती है। इफ यू आर वर्किंग इन सम काइंड ऑफ जॉब, बहुत हद तक वो जॉब जो है यू आर कॉग इन द व्हील, आपको ना पता है शुरू कहाँ से बात हुई है, ना पता है कहाँ खत्म हुई है, उसकी फुलफिलमेंट नहीं है। तो जब ये चीजें नहीं हैं तो आपका जो वर्क है वो एक इट्स ऑप्रेसिव या इट्स आपको फुलफिलमेंट नहीं, उससे फिर आपको वेकेशन या ब्रेक। इस पर सईद हुसैन नसर जिन्होंने आप पढ़ा था उनकी भी एक किताब है, वो इंटरव्यूज है उनके टेक्नोलॉजी, उसका नाम है इस्लाम साइंस मुस्लिम्स एंड टेक्नोलॉजी। उसमें ये पॉइंट आउट करते हैं कि वेकेशन जो है वो नया कॉन्सेप्ट है, पहले पिछले जमाने में वेकेशन नहीं होती थी। उसके एक वजह वो देते हैं, वो सच है ये मुझे नहीं पता, मगर वो किसी क्राफ्ट्समैन से बात करनी पड़ेगी कि पहले जो भी काम आप करते हैं उस काइंड ऑफ लाइक एन आर्ट, काफी लोगों का एटलीस्ट। तो अब जो है वो एक इम्पर्सनल काम है, आपने यू हैव टू पुश बटन्स और सिट इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर ऑल डे, जो भी आप करते हो, मजदूर हो, ये वो इंटेल लगा रहे हो आप, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर some kind of work that's fulfilling। तो उससे फिर ब्रेक और वेकेशन ये थोड़ी सी मुख्तलिफ तरफ बात चली गई, but still I think related। So that was very good point। अच्छा ये इसके अलावा अच्छा और लोगों ने भी कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हैं वो हम पढ़ सकते हैं, मगर मैं जरा मूव ऑन भी करना चाह रहा हूँ नेक्स्ट इसके पॉइंट पे जो कि हमने काफी हद तक कवर कर लिया है। हाँ तो कुछ इस पे हाँ कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे हैं, देखिए बहुत अच्छा अटेंशन स्पैन की बिल्कुल सुपर शॉर्ट वाली सायरा ने जो बात की है, मैं पढ़ाता हूँ अमेरिका में, वहाँ मुझे पता है यहाँ पे क्या हालात हैं, मगर विद इन जिस मैंने बहुत अरसा पहले भी पढ़ाना शुरू किया, 8-9 years हो गए, उसमें मुझे ऑब्जर्वेशन है कि स्टूडेंट्स दे डिफरेंट। मतलब जो 10 साल पहले स्टूडेंट्स थे वो ऐसे थे जब अभी आया था जैसे सेल फोन लोगों के हाथ में, या उनके पास सेल फोन आया होगा जब वो काफी जरा बड़ी उम्र के थे। आजकल के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो 5 साल की उम्र से सेल फोन यूज कर रहे होते हैं, तो वो आई कैन डेफिनेटली टेल द डिफरेंस इन अटेंशन स्पैन फॉर एग्जांपल, या और भी काफी इस तरह की चीजें, फोकस, रिटेंशन, मेमोरी, इस तरह की चीजें। और हाँ मेहर आपने हाँ ये आई मीन योर पॉइंट वर्क्स, मगर ये जो आप कह रही हो ना प्रिविलेज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, मैं ये नील पोस्टमैन और यहाँ पे जो बात हो रही है, मैं आई जस्ट से अगेन दैट्स ट्रू जो आप कह रही हो कि एक access to technology can sometimes be a privilege or is many times a privilege, मगर पोस्टमैन इज रियली एड्रेसिंग ऑल ऑफ सोसाइटी। वो प्रिविलेज सोसाइटी को तो नहीं एड्रेस कर रहा। जब सिटीज तबाह होती हैं टेक्नोलॉजीज की वजह से, तो जो बुरे इलाके हैं शहर के जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, गेटोज वगैरह, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये आप कह रही हो कि पोस्टमैन आर्टिकल ओनली एड्रेसेस दिस प्रिविलेज एस्पेक्ट्स, मेरे को बिल्कुल गलत है। टेक्नोलॉजी का अफेक्ट ही यही मसला है कि इट अफेक्ट्स एवरीबडी, और एलिट्स जो हैं वो शुरू बात करते हैं, मगर वो बात जो कॉमन पब्लिक है उसको फिर उसके इफेक्ट्स आते हैं। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी पॉजिटिवली इस्तेमाल हो सकती है, और वो भी सच है कि हो सकता है इस फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो पॉजिटिवली, इस हद तक मैं मानता हूँ आप जो कह रही हो कि पॉजिटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सबको एक्सेस नहीं है उसका,
और वो होना चाहिए, राइट? तो वो ऑफ कोर्स, मगर उससे कोई नील पोस्टमैन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अफेक्ट होता मेरे ख्याल में। दूसरी चीज हाँ ये भी है कि जैसे आप नादरा का एग्जांपल दिया, नादरा से मैं सोच रहा था कि मतलब बड़ी आसान हो गई चीजें, इनहेरिटेंस ये वो, मगर उसमें भी मसाइल हैं। अब अभी अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी सिस्टम है पाकिस्तान में, हमारे पास कोई मतलब एक डिक्टेटरशिप नहीं है ऊपर। अगर डिक्टेटरशिप आ गई, नादरा के पास हर किस्म का हमारा डाटा है, या नादरा को छोड़ो किसी और मुल्क, नॉर्थ कोरिया ले लो, उनके पास भी जरूर इस तरह का सिस्टम होगा, जिसके थ्रू अरब कंट्रीज भी, गल्फ स्टेट्स के पास इस तरह के सिस्टम्स हैं, जिसमें हर इंसान बंदे को ट्रैक करते हैं, हर बंदे को उनको हर चीज पता होती है, चाइना में भी। तो on one side that's nice to have this kind of technological, मतलब उससे बहुत फवायद होते हैं, और वरना लोग बेचारे उनके चीजें फंसी होती थी अरसा, वो आप इसके थ्रू आसानी से हो जाता है, मगर उसको मिसयूज भी किया जा सकता है। और यही नए पोस्टमैन का पॉइंट ऑफ व्यू, आप यही सिस्टम जिसमें आपके पास हर की इंफॉर्मेशन है, इसको लेके आप बहुत ही बुरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें हर एक गरीब अमीर सबके राइट्स जो हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हो, उनका मतलब उनकी लाइव्स एंड मूवमेंट्स। ठीक, तो चलिए फिर सारा आपका जी, I just wanted to say one thing कि जब हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं मॉडर्निटी कि I think this is overall a critique to modernity, but we are just focused here for only one perspective जो कि टेक्नोलॉजी है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि there has been, I think you have been referring to these points, but you didn't really name them as such, जैसे कि आप इसी मॉडर्निटी की क्रिटिसिज्म को क्रिटिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, या डीकंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। और जैसे भी आप एनवायरनमेंट की बात करें तो जैसे ग्रीन मूवमेंट्स बहुत सारी चली, ये सारी चीजें। तो आई थिंक मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म की आपने अभी बात की, फिर जैसे हम इसको अभी एज ऑफ मम्बो जम्बो भी कहेंगे, ये सारी चीजें। तो आई थिंक द पॉइंट हियर इज, जब हम ये जो मेहर का पॉइंट है, दैट गोज बैक टू द आइडिया ऑफ critical theory criticism, kind of, where the class, race and gender, you are trying to understand through these lenses कि क्या हो रहा है सोसाइटी में। तो अब इसमें टेक्नोलॉजी के जैसे हम, आई थिंक ये थोड़ा सिंपलिस्टिक हो जाएगा जब हम सिर्फ बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस पे बात करें। आई थिंक there are larger lenses you can apply. जैसे अभी क्रिटिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से रेस के हिसाब से अगर देख लें तो जैसे टेलीविजन है, उसने ओबेसिटी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में सबसे ज्यादा है, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि दे हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ टीवी, ठीक है, और उसकी वजह से उनके हेल्थ रिस्क हो गए, व्हाटएवर। फिर इसी तरह से आपने नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज की बात की कि टेक्नोलॉजी ने उनको कैसे इफेक्ट किया। तो दोज इफेक्ट्स, तो जब हम रेस एंड जेंडर के हिसाब से देखेंगे चीजों को, तो फिर आपको पता चलेगा। आई थिंक वो पोस्टमैन का भी पॉइंट है इसमें कि दिस टेक्नोलॉजी इवन कैन इम्पैक्ट रेसेस डिफरेंटली, जेंडर्स डिफरेंटली, एंड सोशल, जैसे अमीर लोगों को टेक्नोलॉजी डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करेगी बनिस्बत गरीब लोगों के, एंड इट कैन बी पॉजिटिव एंड समटाइम्स कैन बी नेगेटिव, और मैनिपुलेशन तो फिर किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। सो दिस वाज माय पॉइंट के ये हम सिर्फ अगर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के लिहाज से देखेंगे तो दिस इज अ वेरी शैलो एंड नैरो लुक at the criticism of modernity, but there are other lenses which you can look at and apply. जैसे फिर आप post structuralists को देख लें, deconstructionists को देख लें, उनकी अपनी ही arguments हैं इसके बारे में, and there have been proper movements to question the idea of modernity within Western philosophical tradition as well. मतलब ये नहीं कि ये एक religious Islamic
criticism है या साउथ एशिया से आने वाली criticism है, there has been criticisms within modern philosophical tradition as well. हाँ, मेरे ख्याल में ये very well, good points, well taken. तो इसमें हाँ, एक जो आपकी जो लास्ट वाली बात है वो डेफिनेटली ये मैं सोच रहा था मुझे पहले मेंशन करना चाहिए था लास्ट फ्यू क्लासेस कि जो क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी है ये एक बहुत मतलब बहुत डिफरेंट ट्रेडिशंस में विद इन द वेस्ट पाई जाती है. जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों वो पोस्ट मॉडर्निज्म है, वो इसलिए कि वो मॉडर्निज्म को क्रिटिक करके कहीं कुछ और ला रहा है. मतलब उसमें ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, रिकंस्ट्रक्शनिस्ट सारे ये लोग आ जाते हैं और पूरा उसमें एक्चुअली साइंस की पिछली दफा बात हो रही थी, उसको मैं दोबारा नहीं शुरू करना चाह रहा, मगर कि मॉडर्न साइंस की बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आई है. पूरी साइंस स्टडीज उसका नाम है, जिसमें मॉडर्न साइंस को ऐसे देखा जाता है कि वो एक it's something that started in a particular space and time in a particular cultural context, उसको फिर यूनिवर्सलाइज कर दिया गया for the West and मतलब through colonialism बाकी सारी दुनिया के लिए भी. तो rather it's something which is very specific. वो Foucauldian type उसमें भी लेंस. Anyways, वो तो एक पूरी different एक कहानी हो सकती है. मगर आपका दूसरा जो पॉइंट था वो उस पर आप आ जाते हैं नील पोस्टमैन का. बाकी मैं सारे मुख्तसर तरीके से पेश करूंगा. आपने अच्छा ये जो बात की ना कि डिसएडवांटेज और एडवांटेज वाली, ये तो एक नील पोस्टमैन का फर्स्ट पॉइंट है, एक है सिर्फ, और इसने कोई 5 प्रिंसिपल्स नहीं लिखे, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं. तो इकट्ठी भी है, इसके अलावा भी ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं. वो दैट्स पार्ट ऑफ हिज लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये हम जनरली वो ये नहीं कह रहा बस एडवांटेज होती है या डिसएडवांटेज. हिज पॉइंट इज कि 5 अगर चीजें देखी जाए, 5 things to remember about modernity नहीं, about technology. तो कि टेक्नोलॉजी को हम आमतौर पे सेलिब्रेट करते हैं, she is coming from that perspective, और इसमें मेरे ख्याल में कोई बहुत फर्क नहीं है in anyone. सारी दुनिया में अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से enamored है और आती रहती है, उसको कोई चैलेंज नहीं करता. तो ये एक्चुअली कहना चाह रहे हैं कि अगेंस्ट द ग्रेन, ये काफी काउंटर इंटुइटिव, काउंटर कल्चरल टाइप आर्ग्यूमेंट है कि उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो उस पर भी हमें नजर करनी चाहिए और उसको एक यूटोपियन काइंड ऑफ चीज नहीं देखना चाहिए. एडवांटेज तो हमें पता ही है, वो हमें बताए जाते हैं रोज रोज, वो मतलब ऑब्वियसली वो आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ये उसका मेन पॉइंट. सेकंड पॉइंट उसका जो है उस पर काफी अभी तक बात आ ही चुकी, मतलब काफी हमने बात उस पर कर ही ली है, और वो ये है कि नई टेक्नोलॉजी कोई भी जो आती है वो कुछ लोगों को बेनिफिट करती है और कुछ को हर्ट करती है. कि और ये सारी टेक्नोलॉजीज में ये चीज सामने आती है. वो आप उसको इकोनॉमिकली देख सकते हैं, उन्हें सोशली देख सकते हैं, ऑन अ पर्सनल लेवल देख सकते हैं. इसने एग्जांपल मेरा ख्याल है दिया था कंप्यूटर्स का या टेलीविजन का. टेलीविजन ने किसको फायदा पहुंचाया? टेलीविजन इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे, जो प्रोड्यूस करते हैं टेलीविजन, जो प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइजर्स, इस टाइप के लोग जो हैं, जो पूरा इसका जो है उसमें, और नुकसान किसको हुआ वो आप सोच सकते हैं. उसमें आपने बल्कि सारा आपने मेंशन किया. एक एग्जांपल जो सामने नहीं है कि बेस्ड ऑन वेरियस रेशियल डिस्पैरिटीज इन द यूएस, अफ्रीकन अमेरिकन बहुत ज्यादा टेलीविजन देखते हैं. उसकी वजह से उनके कल्चर में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ. ओबेसिटी रेट्स और भी जो भी हुए, मतलब उसमें अगर बाकी कल्चरल चीजें भी लाई जाएं, जो कि जिस तरह की बातें काफी लोग कर रहे थे कि टेलीविजन, और इसने भी की कि टेलीविजन की वजह से व्हाट डू यू लूज, राइट? सो आपने गेन तो कुछ किया है, तो लूज क्या किया, उसमें क्या रह गया? वो भी इसका एक लेटर पॉइंट है इसका कि आप टेक्नोलॉजी से काफी कुछ गेन कर लेते हो, मगर नहीं, वो उसका पहले पॉइंट का हिस्सा है एक्चुअली कि काफी टेक्नोलॉजी से क्या लूज क्या करते हो, व्हाट इज डन समथिंग, व्हाट हैज इट अनडन, राइट? तो हो सकता है अब टेलीविजन तो उसमें ओबेसिटी का मुझे अभी स्टडीज मैंने पढ़ी नहीं, मगर पहले हो सकता है अफ्रीकन अमेरिकन ज्यादा चलते फिरते हो या कम्युनिटी कॉन्वर्सेशन होती है, स्पोर्ट्स खेलते हो, आई डोंट नो, आई एम स्पेक्युलेटिंग, मगर टेलीविजन की वजह से और शायद उनके कोई वजह होगी कि वो ज्यादा देखते हैं टीवी, वो मुझे नहीं पता, आपने शेयर किया है तो आई डोंट नो.
मगर तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती है कि हु बेनिफिट्स एंड हु इज हर्ट। वो टेक्नोलॉजी को रेदर देन बेनिफिशियल समझना अक्रॉस द बोर्ड, उसमें ये देखना कि इससे किसका फायदा है, और जनरली भी किसी भी चीज में ये पूछना चाहिए इसका फायदा किसको है। उसका ये नहीं मतलब कि यू अडॉप्ट अ प्योरली स्केप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू या प्योरली सिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मगर ये अच्छा सवाल है कि ये कुछ हो रहा है पॉलिटिकली किसी भी लेवल पे, सोसाइटली, इकोनॉमिकली, इसका फायदा किसको है और नुकसान किसको पहुंच रहा है इसकी वजह से। तो आप ये बहुत लेवल्स पे देख सकते हो। कहीं पे कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई तो उसकी वजह से आपका एक कोई नए लोग आगे उनको काफी फायदा हुआ, मगर पहली जो वो चीज करते थे वो खत्म हो गई। इसने एग्जांपल दिया था ब्लैकस्मिथ की पूरी ब्लैकस्मिथ्स जो थे वो खत्म, मतलब गाड़ी आ गई। ब्लैकस्मिथ्स के पहले वो जाहिर है वो लोहे का काम करते थे, तो घोड़ा गाड़ी वगैरह लोहे का होती थी, तो उसमें उनका काफी काम था। वो अब खत्म हो गई तो उनका काम खत्म, तो दे लॉस्ट आउट। और अब ब्लैकस्मिथ्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको, नहीं है तो सही कोई इधर उधर, मगर it died out as a profession more or less, वेस्ट में तो बिल्कुल। तो उसमें तो इसी तरह मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी का यू कैन आस्क हु गेन्स हु लूजेस, और इसमें वो वाली बात भी आ जाती है कि गेन बिल्कुल इसमें ये भी हो सकता है कि एलिट्स गेन कर रहे हैं, इसमें ये भी हो सकता है कई टेक्नोलॉजीज में जो गरीब बंदा है वो गेन कर रहा है। तो इट्स बिकॉज मतलब इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, राइट। मतलब उसका पहला ही पॉइंट था कि एडवांटेजेस तो हैं ही, डिसएडवांटेजेस भी देखी जाए। तो मतलब इट्स मगर ये पूछना कि कौन गेन कर रहा है कौन इसमें लूज कर रहा है, दैट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कि हाँ किसी को ये हार्म करती है वगैरह वगैरह। तो इसमें वो प्रिंटिंग प्रेस का अगेन उसने एग्जांपल दिया था कि प्रोटेस्टेंट्स को इससे बहुत फायदा हुआ, कैथलिक्स को काफी नुकसान हुआ। इसमें जो हमारी पहले पिछली दफा बात हो रही थी वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स इन द इस्लामिक वर्ल्ड, उसमें प्रिंटिंग प्रेस आने का क्या हुआ। कई लोग आर्ग्यू करते हैं प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हर बंदे को पावर मिल गई कि वो कुरान शरीफ खुद पढ़े, हदीस खुद पढ़े, मगर वो ऊपर से बड़ा अच्छी बात लगती है। हमने सब इस तरह ही पढ़ा है, जो पढ़ा है ज्यादातर, मगर उसका नुकसान ये भी है कि कोई भी उठा के अपना राय पेश कर सकता है, खुद मुफ्ती अपने आप को डिक्लेयर कर सकता है। काफी कुछ फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स इस तरह शुरू हुई हैं कि पहले आप आलिम के पास जाके पूछते थे, पता था कौन उलमा है, उनके पास इल्म है, वो वहां से आप कई हैं उनमें से डिफरेंट ओपिनियन ले लो, मगर वो जानने वाले हैं तो उनसे पूछो। अब हर बंदा अपना राय दे सकता है, अपने आप को रिलीजियस अथॉरिटी कर सकता है। जैसे और जो काफी हुआ भी है, ऐसे लोग जिनमें कोई ट्रेनिंग नहीं है इस्लामिक लॉ में, वो फतवा देते हैं। तो और ज्यादातर इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स में इस तरह के लोग नजर आते हैं। मगर तो इन द सेम वे प्रोटेस्टेंट्स, कैथलिक्स में तो हर लेवल पे ये टेक्नोलॉजीज की सम पीपल लूज आउट, सम पीपल विन आउट। तो और ये चेंज भी हो सकता है ऑब्वियसली। थर्ड आइडिया, सेकंड हमने काफी हद तक कवर कर लिया था। थर्ड आइडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, शायद ये मैं थोड़ा सा थिंक उसमें फिलॉसफी की तरफ जाता हूं तो मुझे बहुत सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि हर एक, या एटलीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हर टेक्नोलॉजी में एक is a powerful one or more powerful ideas, often hidden but with practical consequences. तो इसका मतलब ये है कि एवरी टेक्नोलॉजी की कोई बायस है, और इस पे भी हम बात कर चुके हैं कि वो एक तरफ आपको लेके जाती है, तो एक तरफ आपको सोचते पे लगाती है, या वो एक मसलन यही है ना कि रिटन वर्ड जब आ गया तो ओरल मेमोरी जो थी, ओरल ट्रेडिशन जो था, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। मतलब वो एक लोगों की वो रिटेंशन नहीं रही। या मेरा जुबैर साहब ने वो मैप्स का दिया था एग्जाम्पल। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, मैं हंस तो नहीं सी आ रहा था पिछले हफ्ते, टैक्सी ड्राइवर जो था मेरा इन ड्राइवर मैंने मंगवाई थी, तो बेचारा उस बहुत ज्यादा घूम रहा था, हालांकि उसके सामने जीपीएस थी। एंड में वो मुझसे कहता मुझे जीपीएस पढ़ना नहीं आता, इसके आने की वजह से मैं अनपढ़ बदला हूँ गाँव से, तो जीपीएस की अब लोग कहते हैं जीपीएस लगा के करो, मैंने थोड़ा बहुत फॉलो कर लेता हूँ,
उसकी वजह से मुझे सारे अपने, मैं 30 साल से टैक्सी चला रहा हूँ, अब मुझे सारे रास्ते भूल गए हैं, कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, ये भी नहीं पढ़ना आता मुझे, तो बड़ा अजाब हो गया। तो ये मुझे रियली इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ ये वाली बात जो एनीवेज, उसमें मैं कि पढ़ना चाहूंगा कि इसका एक बहुत अच्छा लाइन है इसमें थर्ड पॉइंट, थर्ड आइडिया में, जो उसको कैप्चर काफी स्ट्रांगली करती है, वो मैं आपको यहाँ पे देखने दें, कहाँ गई, इसको मैं स्क्रीन शेयर करूं ताकि आप देख सकें सब। पढ़ी तो होगी मगर मैं इस वक्त, हाँ ठीक है, नजर आ रहा है आपको, कोई हाँ कह दे या यस? जी जी नजर आ रहा है, बहुत ठीक है। तो ये इसमें एंड में ये जो लास्ट सेंटेंस है, द थर्ड आइडिया देन इज दैट एवरी टेक्नोलॉजी हैज अ फिलॉसफी which is given expression in how the technology makes people use their minds, कि आपका एक मेंटली आपको अफेक्ट करती है टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी है वो आपके माइंड को एक तरह से बताएगी। जैसे इन्होंने बताया कि जो बंदा है, इससे पहले जो बात हो रही थी, देखो अब इससे ऊपर चलते हैं, एक्चुअली वो ज्यादा मजेदार और भी मजेदार बात है। हाँ, perhaps you're familiar with the old adage that says to a man with a hammer everything looks like a nail। ये एक मुहावरा है कि हैमर वाला हर चीज ठोकना है तो everything looks like a nail। तो उसमें ये नील पोस्टमैन ने कहा to a person with a pencil everything looks like a sentence। तो एक रिटर्न आपका, एक दफा पेंसिल आई, कुछ आप लिख सकते थे, पहले सोचे आप कुछ ना लिख सकें, वो एक आपकी अलग दुनिया है, आप सोचते हैं, आप बोल सकते हैं, कुछ लिखना वगैरह नहीं आता। तो लिखने से आपका एक पूरा मोड ऑफ थिंकिंग बदल गया, उस पर काफी काम हुआ है। वॉल्टर ऑंग मशहूर, उसकी किताबें ओरैलिटी एंड द रिटन वर्ड, बहुत और लोगों ने भी इस पे काम किया कि उससे मेंटल आपकी, और ऑफ कोर्स पार्शल वो है जो एंड में बात की, उसने भी मीडियम इज द मैसेज। इसी तरह टू अ पर्सन विद अ टीवी कैमरा एवरीथिंग लुक्स लाइक एन इमेज। और ये इमेज कल्चर आता है कंप्यूटर के साथ भी, सोशल मीडिया, मगर टेलीविजन से शुरू होता है कि आप वर्ड को इमेज से रिप्लेस कर रहे हो, और उसमें फिर जो इमेज बेस्ड एक दुनिया बनती है जिसमें वर्ड की अहमियत कम हो जाती है। आपका जो आइकॉन है वो राइटर नहीं है। पिछले जमाने में आपकी सोसाइटी का जो पॉपुलर बंदा था वो कोई राइटर था जैसे, अब वो कोई टीवी आर्टिस्ट है, इसलिए कि आपका एक इमेज बेस्ड कल्चर बन चुका है। और इमेज के बेस कल्चर में और इमेज मतलब वो उसमें और इश्यूज हैं कि इमेज जो है उसके थ्रू आप हर चीज प्रोसेस करें। आजकल के स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वर्ड्स के इमेज की तरफ, सारा हमारा डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट वो इमेज बेस्ड है, तो स्टूडेंट्स जो है वो इमेजेस के थ्रू काफी ज्यादा लर्न करते हैं। तो आपका पूरा दिमाग जिस तरह फंक्शन कर रहा है वो बदल रहा है। अच्छा, आगे ये कहता है टू पर्सन विद अ कंप्यूटर एवरीथिंग लुक्स लाइक डाटा, डाटा ये डेटा। तो वो इसी तरह कंप्यूटर में एवरीथिंग जस्ट इंफॉर्मेशन, राइट। तो एक तो एवरी टेक्नोलॉजी जो है आपको शेप करती है, आपका दिमाग शेप करती है। नीचे अब लास्ट दोबारा जाएं, थर्ड जो लास्ट पैराग्राफ है इसी में, तो कहती है एवरी टेक्नोलॉजी, हाउ द टेक्नोलॉजी मेक्स पीपल यूज देयर माइंड इन व्हाट इट मेक्स अस डू विद आवर बॉडीज। तो बॉडी में भी, टीवी में आप सामने बैठे हुए हो, वो ओबेसिटी वाली बात, वहां बैठे हुए हो या दूसरों से बातें करने के बजाय आप सब बैठ के देख रहे हो टीवी की तरफ। चलो इकट्ठे तो हो कमरे में, आप जबकि ये फोन जो है आप कहीं भी ले जाओ, अकेले बैठे रहो सारा दिन, उससे आपकी पूरी फिजिकली आप क्या कर रहे हो, किस तरह। या गाड़ी होगी, आप पहले घोड़ा गाड़ी चलाते थे, उसमें आपका घोड़े के साथ भी एक रिलेशनशिप होता था, आपको एक मतलब एक उसमें एक एथलेटिक डायमेंशन भी आ जाती थी फिजिकली। अब उसके बजाय आप गाड़ी चला रहे हो रोज इस तरह बैठ के, वो वाइब्रेट कर रही है गाड़ी, वो ये, उसका आपके बॉडी पे एक डिफरेंट इफेक्ट होगा। आपको अपना किस तरह अपने आप को विजुअलाइज करते हो उससे भी फर्क पड़ेगा। मैं तो बस रैंडम एग्जांपल्स दे रहा हूँ, और भी बहुत ज्यादा दिए जा सकते हैं। अच्छा, इन हाउ इट आगे दिखता है, लिखते हैं इन हाउ इट कोडिफाइज द वर्ल्ड, दुनिया को किस तरह वो प्रेजेंट करती है ये टेक्नोलॉजी। इमेज के थ्रू करती है, वर्ड के थ्रू करती है, डाटा के थ्रू करती है। इज एवरीथिंग इंफॉर्मेशन या इज एवरीथिंग इमेज, इज एवरीथिंग वर्ड,
इज एवरीथिंग ओरैलिटी, मतलब वो उससे बहुत ज्यादा दुनिया का तस्वुर आपका बदल जाता है। उसके बाद कहते हैं इन विच ऑफ आवर सेंसेस इट एम्प्लीफाइज। ओरल कल्चर जो था वो आपकी हियरिंग या स्पीकिंग उसको एम्प्लीफाई करता था, विजुअल कल्चर आंखों को करता है, रिटन भी टू सम डिग्री मिक्स है। इसी तरह और भी इसमें आ सकती हैं टेक्नोलॉजीज कि कौन से आपकी व्हाट डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन सेल्फ, तो आवर सेंसेस पर इसके बियॉन्ड भी जा सकता है, किस चीज को हर टेक्नोलॉजी सामने लाती है और हम इन पे नहीं ज्यादा सोचते। और ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस, पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस हर इंसान के लिए और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस एक सोसाइटीज के लिए। और लास्टली ये कहते हैं इन विच ऑफ आवर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल टेंडेंसीज इट डिसरिगार्ड्स, कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आपकी कोई ऐसे इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, मैं तो कहूँगा रूहानी भी स्पिरिचुअल भी डायमेंशंस हैं जो कि डिसरिगार्ड हो रही। तो आप जो शायद दूसरी कोई टेक्नोलॉजी वो ज्यादा ला रही हो सकता है इमेज देखने से आप अपना माइंड उतना नहीं इस्तेमाल करें जितना आप करते थे, तो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू थिंक, टू डिसर्न, टू रैशनलाइज वो कम हो रही है। आपको सीरीज ऑफ इमेजेस प्रेजेंट की जा रही हैं और वो आपके दिमाग में कोडेड सी हो रही हैं। अब जैसे मुझे याद है जब मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, एक तो इकोनॉमिक्स वाली बात थी, दूसरी मुझे याद है मैंने कहा इस फील्ड में नहीं मैंने रहना, जब उन्होंने बताया कि बच्चों को कैसे ब्रेन वॉश किया जाए, ब्रेन वॉश लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल हुआ था, मगर बचपन से एक उनका माइंड इस तरह सेट किया जाए कि वो कुछ कलर्स वगैरह देख के वो किस प्रोडक्ट्स के साथ आइडेंटिफाई करें या प्रोडक्ट्स उनके दिमाग में बैठ जाए ताकि लाइफ लॉन्ग कंज्यूमर्स उन प्रोडक्ट्स के वो रहें। तो एनीवेज वो भी उसका एक एग्जांपल हो सकता है। मगर इसी तरह इमोशनल, अब आप कंप्यूटर पे बैठे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो उसमें आप इमोशंस नहीं इस्तेमाल करें, फिल्म देख रहे हो उसमें इमोशंस निकलेंगे, किताब पढ़ रहे हो उसमें लिटरेचर पोएट्री में इमोशंस आएंगे, कॉन्वर्सेशंस में तो ऑब्वियसली अब दूसरे इंसान के साथ डील कर रहे हो उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन आएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं तो सारी बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपकी हर टेक्नोलॉजी जो है उसके पीछे एक फलसफा है, उसकी अपनी एक पर्सपेक्टिव है और वो जो है वो आमतौर पे नजर नहीं आता, इट्स हिडन। तो वो जो है वो नहीं वो इसमें नहीं नजर आ रहा, नहीं अब सॉरी वो ये मैं कह रहा कि वो इसमें मतलब नजर आता है, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में ये डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, फोर्थ आइडिया जो है उसका इसलिए टाइम कम है तो मैं लास्ट टू बता दूं, फिर उसके बाद कोई कमेंट हुआ तो हम कर सकते हैं। फोर्थ आइडिया उसका ये है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज एडिटिव नहीं है। ये नहीं है कि जैसे उसने कहा प्रिंटिंग प्रेस जब आया तो यूरोप में, तो इज यूरोप प्लस द प्रिंटिंग प्रेस, rather all of Europe was affected by the printing press। उसकी इकोनॉमी, उसके पॉलिटिक्स, उसका रिलीजन, उसका लिटरेरी ट्रेडिशन, हर लेवल पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो चीजों को चेंज करती है। तो उसमें इसी तरह जब टेलीविजन आया तो it wasn't like अमेरिका या इवन दूसरे ममालिक, पाकिस्तान भी ले लो, पाकिस्तान प्लस टेलीविजन, उससे हर चीज फर्क हुई। मैंने आपको यहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस वगैरह का बताया, अमेरिका का भी मेरे ख्याल यहाँ पे भी इसी तरह है। बहुत इस पे पता नहीं किसने स्टडी किया है कि नहीं टेलीविजन ने पाकिस्तानी सोसाइटी को कैसे बदला, किसी भी मुल्क में देखा जा सकता है, या कंप्यूटर्स ने कैसे बदला। तो इसका बेसिकली एक बहुत ही लॉन्ग मेजर एक ना मतलब रेडिकल चेंज आ जाता है जो कि ऑफन इररिवर्सिबल है और काफी तक अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब टेक्नोलॉजी बेसिकली इज नॉट एडिटिव, इट्स इकोलॉजिकल। वो कहता है इट चेंजेस एवरीथिंग, चेंजेस द होल इकोलॉजी ऑफ इकोलॉजी, उस तरह एनवायरनमेंट की तरफ नहीं मगर एक कल्चर की। तो इसलिए दैट्स व्हाई वी मस्ट हैव अ कन्वर्सेशन, वी मस्ट बी कॉशियस अबाउट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। और इनोवेशन वो ये भी कहता है कि ऑफन टाइम्स, जो मैंने पहले बात मेंडर वाली की थी, it's actually capitalists introduce these things। मतलब
उसने एग्जांपल्स भी दिए हैं पॉलिटिकल और एजुकेशन के सिस्टम में कि बैठ के वो एक तरीका था पैसे बनाने का। तो उसमें आप रेडिकल चेंज जो है मतलब कैपिटलिस्ट डोंट केयर कि मतलब if something changes it's the bottom line, right? मतलब it's the whole thing is based on calculative rationality के money कितना किससे बनता है, that's it ज्यादातर। And finally fifth idea जो है वो है कि वो उसमें Rawls and Barthes जो actually ये मतलब ये critical theory का बंदा है, उसका आइडिया इसने लिया कि टेक्नोलॉजी becomes mythical। उसका क्या मतलब है कि टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफी हद तक हमारे लिए एक इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स कई लोगों के लिए। इसमें मैं कहूँगा शायद ये ज्यादा मतलब ऑब्वियसली ये इट्स द इफेक्ट इज नॉट द सेम ऑन एवरीबॉडी, राइट? जैसे हमारा गांव का बंदा है उसके लिए नॉट रियली अफेक्टेड एज मच, मगर जहाँ पे वेस्ट में तो हर लेवल के ऑफ सोसाइटी पे इफेक्ट हो गया टेक्नोलॉजी का मोर और लेस। मगर ये वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक मॉडल है उसकी वजह से हर जगह is trying to transform itself into the West, मतलब technology is spreading in that kind of way। तो उसमें जब टेक्नोलॉजी मिथिकल बन जाती है then आपको ये नहीं पता लगता कि it's not a natural, मतलब it becomes the natural order of things। जैसे खुदा ने टेक्नोलॉजी दे दी हो, मतलब rather than कि ये ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड ह्यूब्रिस, ये इंटरेस्टिंग है इसने कहा है दोनों चीजें, ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड ह्यूब्रिस, कि उसमें एरोगेंस और क्रिएटिविटी का एक प्रोडक्ट है इंसान की। तो जाहिर आप कह सकते हैं काबिलियत खुदा ने दिया, वो तो एक अलग थियोलॉजिकल है, वो तो खैर शैतान को भी खुदा ने काबिलियत दी थी काफी चीजें करने की। तो मगर जब ये इस तरह सोसाइटी टेक्नोलॉजी को देखा जाता है इन अ मिथिकल काइंड ऑफ वे, तो you'd see it as natural, तो फिर then you don't really need to change it, and if it's controlling you, you don't even notice, right? So एक technology का major issue है कि who is controlling who, और इसका last जो point था बहुत ही अच्छा मुझे लगा इसका कि हम reshape करते हैं our lives and cultures around technology instead of the other way around, कि technology determine कर रही है काफी हद तक कि कहाँ हमने सोसाइटीज, हमारी सोसाइटीज को शेप कर रही है, rather than कि हम टेक्नोलॉजी को लें और उसको कंट्रोल करके जो अच्छे तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट्स जिसमें से आ सकते हैं उन टेक्नोलॉजी वो हमारा सर्वेंट हो, rather than ओवरलोड या दूसरे लोगों का ओवरलोड ऑन अस थ्रू टेक्नोलॉजी, वो कॉर्पोरेशंस होंगी या गवर्नमेंट होगी या जो भी है। तो टेक्नोलॉजी को ये उसका लास्ट पॉइंट था। मैं ख्याल किसी ने यहाँ पे चैट में भी कहा था कि इसके लास्ट लाइन बहुत अच्छी है। अब लास्ट लाइन अब क्या थी, वो यही थी या कुछ और था तो लास्ट पॉइंट जो था, लास्ट चीज, तो टू यूज टेक्नोलॉजी rather than be used by it। ठीक, तो ये मतलब मेरे नील पोस्टमैन का यहाँ पे मतलब ये मेन पॉइंट्स हैं पोस्टमैन की। अब इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी सोसाइटी पे, थोड़ा सा तो हमने किया आज इसमें, और कई चीजें वर्क मोर देन अदर्स इन अ मतलब डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बट नॉनदलेस यही है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह फैल रही है तो बेशक आज तक अभी नहीं पहुंची किसी जगह में, किसी नुक्कर में, मगर पहुंच जाएगी। मगर मेरा तो ख्याल है कि अभी कोई बहुत ही कम कोई ऐसी जगह है दुनिया में जहां पे कोई इफेक्ट नहीं है टेक्नोलॉजी का। ऐसी तो मेरा ख्याल है कोई जगह नहीं रही। ऑब्वियसली कोई कहाँ पे होंगे ऐसे कोई हैमलेट्स है, कोई आप वहां पे जाके कोई पहाड़ों में जाओ या इधर उधर कोई छोटी जगह जरूर हैं जहाँ पे कम है टेक्नोलॉजी, मगर नहीं पहुंची जस्ट बिकॉज, तो इसका ये नहीं मतलब नहीं पहुंचेगी। मेरा तो ख्याल है पहुंचने वाली है जहां तक नहीं पहुंची। तो ठीक, अच्छा, अब आप काफी हमारा टाइम हो गया। अगर कोई और ऑब्जर्वेशंस या बाकी पॉइंट्स पे किसी की हो तो आप दे सकते हैं। काफी ज्यादा तो कवर भी हो गई हैं,
तो और यहाँ पे भी कुछ कमेंट्स हैं.